रेख्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जाने माने अभिनेता विजय कश्यप। जीतता वो हारता, हारता वो जीतता, पृथ्वीराज गिर गया, शाहबुद्दीन तिर गया, ललाट पर लिखा हुआ लेख सत्य हो गया, सूर्य अस्त हो गया, चंद्रग्रस्त हो गया, चंद्रग्रस्त हो गया, चंद्रग्रस्त हो गया। विजय कश्यप जाने पहचाने अभिनेता विजय कश्यप 1990 के दशक में दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक तेनालीरामा में तेनाली का किरदार निभा रहे थे विजय कश्यप। मैंने तो सुना था कि राजा के पहरेदार बहुत निर्दयी, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार होते हैं। उनसे बचकर जाना तो असंभव होता है। नहीं नहीं, कुछ भी असंभव नहीं होता सीता। और एक बात बताऊं, अगर किसी को निश्चय हो जाए कि उसकी चोरी खुलेगी नहीं, तो हर कोई चोर होना चाहेगा। ईमानदार। शिमला में पैदा हुए विजय कश्यप को एक्टिंग का शौक अपने पिता से विरासत में मिला, और स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेते हुए उन्हें रंगमंच से जुड़ने की प्रेरणा मिली। शिमला में ग्रेजुएशन के दौरान सेकेंड ईयर में ही विजय कश्यप का एडमिशन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो गया, जिसके बाद वो दिल्ली आ गए और उन्होंने एक्टिंग को अपनी जिंदगी बना लिया। थिएटर की शिक्षा पूरी होने के बाद विजय कश्यप ने पंजाब और दिल्ली की ड्रामा रेपर्टरीज में काम किया, जहां उन्हें कई बड़े नाटकों में अभिनय करने का मौका मिला। 1982 में आई फिल्म गांधी विजय कश्यप की पहली बड़ी फिल्म थी, जिसमें उन्होंने नाथूराम गोडसे के साथी नारायण आप्टे का किरदार निभाया। प्रार्थना सभा बाहर बाग में होगी, आप लोग वहीं जाएं, वहीं बापू के दर्शन होंगे। जाइए जाइए, उधर बाग में जाइए, सब लोग वहीं जा रहे हैं। भाई, बापू को प्रार्थना के लिए देर हो रही है। 1991 की फिल्म दीक्षा में विजय कश्यप ने मंजुनाथ का किरदार अदा किया, जिसने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता। मैंने जो कुछ किया मृतक की मुक्ति के लिए नहीं किया, एक जीवित व्यक्ति के मन की शांति के लिए किया। ये धर्म युद्ध है, इसमें जो हमारे साथ है वो मित्र, अन्यथा शत्रु। गुरुकुल के उपाचार्य को नहीं पता कि उसके गुरुकुल में अनाचार पल रहा है। विजय कश्यप टेलीविजन के प्रसिद्ध सीरियल ये जो है जिंदगी, बाबुल का आंगन छूटे ना और कुछ तो लोग कहेंगे में दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किए गए। लिटिल बुद्धा, टेक इट इजी, जय हो डेमोक्रेसी और दृष्टि जैसी कई फिल्मों में अपने सफल अभिनय के लिए तो विजय कश्यप जाने ही जाते हैं, लेकिन इससे बहुत पहले श्याम बेनेगल के मशहूर धारावाहिक भारत एक खोज में अपनी कई भूमिकाओं के माध्यम से वो दर्शकों के दिलों में जगह बना चुके थे। जानते हैं गांव में बटाई की रकम कितनी बढ़ गई है, और अब किसान बेदखल हो रहे हैं आपके इस नील आंदोलन के कारण। अराजकता फैलेगी तब अकल आएगी। देखिए, कुछ भी हो, कम से कम पहली विजय तो किसानों की हुई। कम से कम हमारे हिंदुस्तानी वर्ग के लोगों को यह तो पता लगा कि किसानों की भी अपनी हस्ती है। सरकार को मानना तो पड़ा कि किसानों का बहुत बुरा हाल है गांव में। किसानों को इतना हक तो मिला कि नील की बुआई से ना कर सकें, अपनी जमीन पर अपनी मनपसंद फसल बो सके। पृथ्वीराज बंदी बना, पृथ्वीराज बंदी बना, जीत गया दुर्जन। अब तुम कभी करो न शास्त्र
ग्रहण क्षत्रिय अब तुम कभी करो न शास्त्र ग्रहण। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए विजय जी, कितने वर्षों से ये मुझे इंतज़ार था कि आप हमारे शो में आएँ, और लेकिन संयोग ऐसे बनते रहे कि टलते टलते आज आखिरकार ये मुलाकात तय हुई है। कोरोना में मुलाकात हुई है। अच्छा, हमको बताइए कि आप तो वैसे हिमाचल के रहने वाले हैं जी। हिमाचल में ही आपका जन्म हुआ, और किस तरह का परिवार आपका है जहाँ आपका जन्म हुआ? आप कितने भाई बहन हैं, और किस तरह आप नाटकों या संस्कृति की तरफ आपका रुझान हुआ? मैं बड़े एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे वालिद वो होम्योपैथ डॉक्टर थे, काफ़ी मशहूर थे और बहुत नाम था, हाथ में बहुत शफा थी। लेकिन शायद फैमिली प्लानिंग के बारे में उनको नहीं पता था, तो हम काफ़ी भाई बहन हैं। हम 8 भाई बहन हैं, 3 बहनें 5 भाई। आपका नंबर कौन सा है? मेरा नंबर है 6। अच्छा। मैं सबसे बड़ी बहन है, फिर 4 भाई, फिर मैं, फिर 2 छोटी बहनें। तो हम लोग जहाँ रहते थे शिमला में, वहीं जन्म हुआ, लेकिन जन्म उस घर में नहीं हुआ था। वहाँ वो घर या वो इमारत आखिरी इमारत थी, उसके बाद घना जंगल। तो हमारा बचपन जो सारा है वो जंगल में, हमारी खेलें भी जंगल की थीं। टार्जन के झूले हम पेड़ों में लगा दिया करते थे, स्लेजिंग घास पे किया करते थे बरसात के बाद। और या ये एक ही बात का आज बहुत अफसोस होता है कई बार जब बचपन याद आता है, तो हालांकि ऐसा बचपन बहुत भाग्यशील बच्चों को मिलता है। आई थिंक आई एम द वन ऑफ द लकीस्ट चाइल्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ चाइल्डहुड। एक ही चीज़ का अफसोस, जैसे मैंने कहा, कि हमने बचपन में गुलेल चलाना भी सीख लिया था। तो कई पक्षी मारे जिसका आज बहुत रंज होता है, क्योंकि इतने कलरफुल पक्षी, ऐसे ऐसे रंग जो मतलब आपके तसव्वुर में भी नहीं हो सकते। इस तरह के रंग के पक्षी देखे, इस तरह की उनकी मतलब चर्पिंग सुनी, जैसे कि राग पहाड़ी चल रहा हो। तो वैसा बचपन तो बहुत मुश्किल से मिलता है। झोला उठा के हम लोग 4-4.5 किलोमीटर स्कूल जाया करते थे, चाहे बर्फ़ हो, बरसात हो। गर्मी तो वहाँ तब होती नहीं थी, अब होनी शुरू हुई है। मैं जब 4वीं या 5वीं क्लास में था, तब उसी वक्त मेरा थोड़ा सा रुझान हो गया था कला की तरफ। जैसे हमारे फोक सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, उसमें डांसेस वगैरह करते हैं जो स्कूल फंक्शंस के लिए। तो मुझे बड़ी आखिरी पंक्ति में खड़ा किया गया था। वो गाना था, सालिए जीजा चल्ला नौकरी कुछ मंगना था मंगिला, ये कांगड़ी भाषा है, डोगरी। तो वो गा के होता था कि सालिए जीजा चल्ला नौकरी कुछ मंगना था मंगिला, और जीजा जी इकल्यानो लाल चूड़ा इकल्यानो बिंदला। तो मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी। मैं आखिरी रो में खड़ा होता था, लेकिन जब स्कूल का वो शो था, प्रदर्शन था जिस दिन, उस दिन मैं तब तक मतलब मैं पहली कतार में आ गया था। तो तब से ही शायद, अच्छा मेरे फादर भी अपने जवानी के दिनों में वो भी हकीकत राय या कृष्ण लीला इस तरह के नाटकों में जो मतलब पारसी शैली में होते थे, उनमें वो अभिनय करते थे, शौकिया। तो शायद अभिनय का वहाँ से मतलब विरासत में मिला। फिर पढ़ते पढ़ते स्कूल में टीचर्स कास्ट करने लगे। मैंने जो पहला रोल किया था किसी भी नाटक में, एक नाटक में, वो एक बूढ़ी औरत का था। अच्छा। पहला ही रोल, बूढ़ी औरत जिसके बालों में जुएं हैं और वो खुजलाती रहती है बाल अपने, और चारपाई पे बैठ के पूरे घर के लोगों को भला बुरा कहती रहती है। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, सबने मेरी मतलब एक्टिंग की सराहना की। फिर हर साल मुझे जो भी क्लास के नाटक होते थे उसमें काम देते थे। तो धीरे धीरे मैं मतलब कला की ओर झुकता गया, और इवेंचुअली मैंने बहुत सारे चीज़ें ट्राई की। मैं इंडियन नेवी में भी था कुछ अर्सा ट्रेनिंग के लिए। फिर वो मेडिकल ग्राउंड्स पे
छुड़वाया बड़ी मुश्किल से मेरे वालिद साहब ने। फिर मैंने होटल मैनेजमेंट की तरफ रुझान था, उस ओर गया, सेल्समैनशिप ये वो, काफ़ी पापड़ बेलने के बाद मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में पता चला। मतलब ये पता चला कि कोई ऐसी संस्था है जहाँ की नाटक पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, या थिएटर को एक कला के रूप में देखा जाता है। ये बड़ा मज़ेदार इत्तेफाक, मतलब एक किस्सा है कि मिस्टर मनोहर सिंह, स्वर्गीय मिस्टर मनोहर सिंह, उस किस्से पे आएंगे विजय जी। फिर आपने शिमला में रहते हुए पढ़ाई क्या कर डाली? मैंने जब नेवी से छूट के वापस आया तो मैंने मैट्रिकुलेशन पूरी की। उसके बाद मैंने एसटीबी कॉलेज ज्वाइन किया। तो हमारे टाइम में, अब तो बच्चों को पता ही नहीं होगा कि उस ज़माने में एफए हुआ करती थी जी। बीए से पहले एफए हुआ करता था। फिर अब जो ये 11th और 12th हो गया है, फिर बीए। मैंने बीए सेकेंड ईयर किया। मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा चयन यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हो गया था। और जब यहाँ चयन हो गया तो उन्होंने कहा कि आपको इस साल चयन हुआ तो इसी साल आपको आना पड़ेगा। अगर आप अगले साल आना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो आपको फिर से दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, और कंपटीशन में जो वहाँ पर काफ़ी टफ होती है एडमिशन। और तब ग्रेजुएशन कंपलसरी थी, लेकिन मैं और पंकज कपूर, हम दो लोग ग्रेजुएट नहीं थे। हम लोगों को स्पेशल कैटेगरी में आई थिंक सिलेक्शन हुई थी हमारी। अच्छा, आपने कहा कि नेवी वाला एक थोड़ा सा जिक्र आपने किया, फिर कहा आपने सेल्स वगैरह भी, और बहुत पापड़ बेलने पड़े। ज़रा इस बारे में थोड़ा रुक कर बताइए कि वो पापड़ क्यों बेलने पड़े और क्या हो रहा था। एक तो नेवी वाली बात आपने कही, ठीक है कि वो आपको मेडिकल ग्राउंड पे या किसी वजह से। नहीं, मेडिकल ग्राउंड पे मैंने छोड़ा, उस मतलब मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वही एक तरीका था कि मैं उसको छोड़ सकता। हुआ क्या था, शिमला में बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे, मतलब लार्जर देन लाइफ साइज, मतलब 20-20 फुट ऊंचे, और नेवी की यूनिफॉर्म, वाइट यूनिफॉर्म, और वो सल्यूट करते हुए। तो मैं स्कूल जाते हुए देखता था अक्सर उसको, और कई बार मैंने उसको देखा पोस्टर को। तो एक बार अंदर से किसी ने पूछा, क्या देख रहे हैं आप? मैंने कहा नहीं, मुझे बड़ा, आई यू इंटरेस्टेड इन नेवी? उनसे बातचीत होने लगी तो मैंने उनको कहा, यस आई एम इंटरेस्टेड। लेकिन वो नेवी बॉयज़ था। हालांकि नेवी बॉयज़ में भी ट्रेन करते हुए वो आपको एनडीए के लिए तैयार करते हैं, वो आपको पढ़ाई भी करवाते हैं और एनडीए के लिए भी भेजते हैं। लेकिन मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 14 बरस की उम्र थी, तो मैं शायद होम सिक हो गया। और मेरे फादर को ये लगा कि अगर जाना ही है नेवी में तो एनडीए के थ्रू या किसी प्रॉपर उस एजुकेशन के साथ या ट्रेनिंग के साथ जाए। नेवी बॉयज़ में क्या करियर होगा, सेलर बन के रह जाएगा। तो इसलिए फिर मेरे फादर ने कोशिश की, और वो जानते थे कुछ अफसरों को, तो उन्हें जान पहचान निकाल के उन्होंने फिर कहा। तो फिर ये राय दी गई कि ये मेडिकल ग्राउंड पे ही छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज बच्चा होशियार। तो वहाँ एक एसपी टेस्ट होता है। हाँ। तो उसमें वो रिडल्स होते हैं जिनको आपको, मुझे आती थी सारी। अब मैं रिडल को सही करने जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से हल्का सा एक पड़ता था इंस्ट्रक्टर का, बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड कि इसको सही नहीं करने देना है। तभी वो एक बहाना बनाया जा सकता बहाना बनाया गया ताकि वहाँ से मैं छूट सकूँ। थोड़ा मैं होम सिक भी हो गया था बहुत छोटी, हालांकि बाकी बच्चे भी 14 साल के थे, वो क्यों नहीं हुए होम सिक। में भी प्रारब्ध है कि मुझे उस सारे कर्म से गुजरना था, उस सारे दौर से गुजरना था। और क्या पापड़ बेले फिर आपने? उसके बाद मैं सेल्समैनशिप भी करता रहा कुछ। क्या बेच रहे थे? किताबें बेचता था और किताबें बाइंड भी करता था। अच्छा। हाँ, जल्दें लगाना, क्योंकि किताब की दुकान थी उनकी, स्टेशनरी और किताबों की दुकान थी, तो वो करता रहा। किसकी दुकान थी वो? मतलब किस की दुकान पे आप काम करते थे? स्टेशनरी और किताबों की दुकान। मतलब वो किसी की दुकान थी जहाँ आप? हाँ, मैंने वहाँ, क्योंकि जब मैं छोड़ के आया तो अभी मतलब स्कूल का तो सेशन बीच में था, और जो प्राइवेट एकेडमीज़ का भी है, अगर मैट्रिकुलेशन आपने करना तो उसमें भी वो नहीं था। टाइमिंग वॉज नॉट राइट, सो आई टू डू समथिंग। तो फिर मैंने वो करना शुरू किया। उसके बाद मैं फादर से मेरी किसी बात पे अनबन हो गई, और मैंने कहा मैं ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी का खुद देखूंगा, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं वो घर बार छोड़ के चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ आ तो गया अपने कज़न के पास, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो उन्होंने मुझे क्वालिटी रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पे लगवा दिया था, उनकी कोई जान पहचान थी वहाँ। काफ़ी मतलब मैं करीब 1.5-2 साल वहाँ काम किया
एंड आई हैड ऑलमोस्ट बिकम द मैनेजमेंट लेवल की, आप सारा काम सारा सीख लिया था. एंड देन आई वॉज प्लानिंग टू गो टू पूसा इंस्टीट्यूट. तो तब तक मैं मैट्रिक मैंने कर ली थी. फादर ने बहुत कहा कि आ जाओ वापस अपना पढ़ाई शुरू करो, तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया. लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में मन उतना लगता नहीं था लेकिन मेरे पास एक सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर. तो हमें तारीखें याद नहीं करनी होती थी. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर के जैसे महाभारत या रामायण या कोई पीरियड, शुंग पीरियड, गुप्त पीरियड, मौर्य, ये सारे, तो इनके बारे में हमें किस्से जो होते थे अच्छे अच्छे, या उनके आर्किटेक्चर और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा वो होता था. और कॉलेज में मैंने कहा कि मुझे म्यूज़िक सब्जेक्ट है, आई वांट टू लर्न म्यूज़िक. तो दे से इट्स ओनली फॉर गर्ल्स, क्योंकि दहेज में लड़कियों को ये भी होता है ना कि चल के दिखाओ बेटी, और ज़रा गा के दिखाओ, गाना वाना आता है सुनाओ. तो वो तैयारी होती थी एजुकेशन में हमारे. तो वहाँ कॉलेज में मैंने काफ़ी नाटकों में काम किया. हम लोग एक एमेच्योर ग्रुप बन गया था कॉलेज में, तो हमने काफ़ी नाटक किए. उसमें मेरा एक मित्र था अरविंद रंजन, बहुत ही बढ़िया कवि, और उस संगत में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिला. उसमें एक जोशी परिवार, श्रीनिवास जोशी, देवेन जोशी, उनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, जोशी मुद्रणालय. तो उनकी जो प्रेस थी वो हमारा एक लिटरेरी अड्डा था. नाटक की रिहर्सल भी वहाँ होती थी, मीटिंग्स भी वहाँ होती थी, सेट्स बनते थे, ये सारी चीज़ें जो होती थी वहाँ होती थी. किताबों का आदान प्रदान वहाँ होता था, और बहुत सारी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस वहाँ पे होती थी. मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था तब, लेकिन फिर भी मैं उसका एक हिस्सा था, और एक मानसिक तैयारी हो रही थी कि कला या साहित्य, कला, साहित्य और संगीत, सारी चीज़ें धीरे धीरे जुड़ती जा रही थी एक प्रारब्ध की तरह. तो ये सब किया. फिर होटल मैनेजमेंट का, जैसे मैंने कहा कि वो मैं नहीं जा पाया पूसा इंस्टीट्यूट, लेकिन कॉलेज के दौरान ही जब मैं एक सर्दियों, मतलब इतनी कड़ाके की सर्दी थी शिमला में, और मुझे एक मैसेज आया था कि आज आपको डीएवी स्कूल फला उतने 4 बजे आना है, कोई मिलना चाहता है आपसे. तो ये मेरा सौभाग्य था, और उस एक सर्दी के दिन या शाम ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया. स्वर्गीय श्री मनोहर सिंह, वो भी शिमला के हैं, हिमाचल के निवासी, शिमला के निवासी, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से नई नई ट्रेनिंग लेकर अपने पुराने मित्रों के साथ एक नाटक करने आए थे. नाटक था हत्या एक आकार की, विपिन साइकिल का. तो डीएवी स्कूल, जिससे मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित था, मैं वहाँ पढ़ा था. वहाँ जिम्नास्टिक में मेरी रुचि थी, तो मैं आई वाज अ वेरी गुड जिम्नास्ट टिल द एज ऑफ 16. तो वहाँ जो जिम्नास्टिक करते हुए मैट्स बिछे होते थे, उस पर मंकी रोलिंग, ये सब करते हुए हमने इसकी चौखट और हर खिड़की, रोशनदान, हर चीज़ से उस हॉल के मैं वाकिफ था. तो मैं उस ठंडी शाम में वहाँ पहुँचा. तो स्टेज, छोटा सा स्टेज था उस ऑडिटोरियम, मतलब हॉल का. उस पे मनोहर सिंह जी एक वकील की भूमिका निभा रहे थे. श्रीनिवास जोशी जो हैं वो कटघरे में खड़े हुए थे. आपने पहली बार मनोहर सिंह जी को देखा होगा? पहली बार देखा नहीं, पहले सुना, अंधेरे में सुना एक कड़कती आवाज़, जिसमें वो पूछ रहे थे, जो कटघरे में खड़ा था मुझसे, उससे पूछ रहे थे कुछ. पहले तो आवाज़ सुनाई दी, फिर जब दिखाई दिया तो देखा कि एक वेल बिल्ट, मध्यम काठी का इंसान, वेरी हैंडसम मैन, वेरी कंपेलिंग पर्सनैलिटी आई वुड से, वो एक्ट कर रहे हैं और सीन कर रहे थे. वो उनकी भाव भंगिमाएँ, उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, उनकी स्पीच की क्लैरिटी, ये सब सुन के देख के मैं मंत्रमुग्ध हो गया. जितना मैंने वहाँ जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस की थी, ये तो मुझे ये लगा कि ये क्या है, ये अभिनय है, ये अभिनय वो है जो हम लोग किया करते थे.
तो मुझे अपना अभिनय वो जिम्नास्टिक के मंकी रोलिंग की तरह लगा। और आधा पौना घंटा उन्हें कोई खबर नहीं थी किसी को जो स्टेज पे थे कि कोई कौन आया कौन गया। आधे पौने घंटे के बाद ब्रेक हुआ कि चाय का ब्रेक। उस समय मुझे मनोहर सिंह जी से इंट्रोड्यूस करवाया गया कि मनोहर जी ये विजय कश्यप हैं और ये नाटकों में काम करते हैं, जो अपने कॉलेज स्कूल के नाटक होते हैं उनमें एमेच्योर थिएटर ग्रुप हैं उसमें भी ये काम करते हैं। तो उन्होंने, लेकिन जो मैंने थोड़ी देर पहले गरजता हुआ इंसान देखा था स्टेज पर, ही आवाज, ही टर्न डाउन टू बी अ वेरी पोलाइट डाउन टू अर्थ ह्यूमन बीइंग, हिमाचली, पहाड़ी। वो उनसे मतलब पहली भेंट हुई थी और मैंने तब मुझे पता चला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाम की कोई संस्था है जहाँ ट्रेनिंग मिलती है। तो मैंने मनोहर सिंह जी से पता लिया और अप्लाई किया और सौभाग्यवश मेरा चयन भी हो गया। मुझको भी याद है कि मनोहर जी जब बीमार थे, मतलब उनको तो खैर कैंसर हुआ था, मेरा ख्याल है कि 1999-98 का कोई साल होगा, मुंबई में रहते थे एक कमरे में, 8 के करीब तब मैं मिला था सितंबर के महीने में हुआ था ये। जब ये उनको कैंसर हुआ था मनोहर जी को, तो मतलब मेरा उनके साथ 30 बरस का संबंध रहा है। 1973 से लेकर 2002, 29 ईयर्स। वो बड़े वरिष्ठ अभिनेता और हमारे वरिष्ठ तो हैं ही, मुअज़्ज़िज़, एक गुरु के समान, बड़े भाई के समान, पिता समान, दोस्त, कलीग। इन लोगों के साथ काम करते हुए कभी ऐसा नहीं लगा कि आप इतने बड़े कलाकारों के, इतने मतलब विशालकाय कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं। सुरेखा सीकरी जी, उत्तरा बावकर, राजेश विवेक उपाध्याय और भी बहुत सारे दिग्गज, मतलब जिनके साथ काम करने का अवसर मिला। पर उनमें विशेष मेरा मनोहर सिंह जी से, शायद मैं हिमाचली हूँ तो हमारा एक बॉन्ड बन गया था। मैं जब 1973 में स्कूल में आया तो अलकाई साहब तुगलक, अंधा युग, रज़िया सुल्तान, ये 3 नाटक पुराना किला में करने वाले थे। तो उसकी तैयारी के दौरान मनोहर भाई ने पहले तुगलक के काफ़ी शोज़ किए हुए थे, लेकिन अभी भी वो इतने शोज़ के बावजूद वो सुबह 5 बजे उठ के दिल्ली की ठंड में, कड़कती ठंड में, मतलब शॉल वॉल और ये सब ओढ़े हुए वो स्पीच प्रैक्टिस के लिए ओपन एयर थिएटर जाया करते थे। और हम कुछ लोग फर्स्ट ईयर में, जैसे के रायना, पंकज कपूर, मैं और भी कुछ लोग जो सीखना चाहते थे, वो ओपन एयर थिएटर में जाते थे और उनको प्रैक्टिस करते हुए देखते थे और सीखते थे उनसे। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मनोहर सिंह जी को 30 बरस तक मैंने व्यक्तिगत तौर पे और एक मतलब कलीग के तौर पे जाना। हमने सीरियल्स भी साथ में किए, हमने फिल्में भी की, काफ़ी फिल्में भी की। रुझान तो हमारा कलात्मक था। तो सीरियल्स जैसे अमाल अलाना का डायरेक्टर था मुल्ला नसरुद्दीन, वो साथ में किया था। फिर फिल्में कई, जैसे कि विक्रम सिंह जी की फिल्में तर्पण, अरुण कौल जी की फिल्म दीक्षा, तो कई और फिल्में भी, और फिर नाटक अमाल अलाना ने कितने नाटक, मैं बॉम्बे आने के बाद भी काफ़ी नाटकों में अमाल अलाना के साथ काम करता रहा, जिसमें मनोहर सिंह जी भी थे। बेगम बरवे, नटी विनोदनी, हिम्मत माई, all big productions, all productions which are करिश्मा थी, मतलब प्रोडक्शंस में काम करने का उनके साथ मौका मिला। तो जैसे कि पंकज कपूर, के रहना का तो आपने नाम लिया, और कौन लोग आपके बैच में थे? रंजीत कपूर, एक महारथी हैं, वो भी थिएटर के बहुत दिग्गज, बहुत बड़े नामी डायरेक्टर जी। उन्होंने ही मुझे, जब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, बड़ा लंबे किस्से हैं ज़िंदगी में, कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं 1 साल के लिए पंजाब ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में गया, मेरा चयन हो गया था। तो वहाँ हमें अभिनय के साथ साथ तकनीकी काम भी करने पड़ते थे। यानी किसी गांव में जाके सेट लगाना है या लाइटिंग करनी है, तो हम 2 दिन पहले जाके मदद किया करते थे, सब करते थे। फिर जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में मेरा चयन हुआ, तो मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई अभिनेता के तौर पर जानता ही नहीं था।
स्कूल में। मैं छोटे छोटे रोल्स जो डिप्लोमा प्रोडक्शंस होती हैं ये वो इनमें, या अपने स्कूल प्रोडक्शन में हमें छोटे छोटे रोल्स, अलकाई साहब भी छोटे छोटे रोल्स देते थे क्योंकि हम एक्टिंग के स्टूडेंट तो थे नहीं। तो मुझे लगा था मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल में आया हूँ तो मुझे तकनीकी काम मिलेंगे, सेट डिज़ाइन का काम, लाइट डिज़ाइन का, या मेकअप डिज़ाइन या कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, ठीक है वो करेंगे। रंजीत कपूर ने पहला ही जो नाटक हुआ 77 में जब मैं रंगमंडल में आया हूँ, बेगम का तकिया, उसमें मुझे के रैना के साथ मुख्य भूमिका। फिर वहाँ से फिर पीछे पलट कर देखने का मौका ही नहीं पड़ा। और फिर हमको याद आता है कि रंजीत जी ने ही जब चेखव की दुनिया डायरेक्ट की टीवी पर, तो भी मैंने देखा उसमें एक आदमी जो सुसाइड करने जा रहा है, वो शायद सुसाइड नहीं, वो चेखव की जो कहानी है डूबता, द ड्राउनिंग मैन, डूबता हुआ आदमी। डूबता आदमी। हाँ, ये देखिए साहित्य की मतलब गहराई क्या है, कितना सेंसिटिव, वो डूबने की का खेल दिखा के पैसे लेना पैसे कमाता है। लेकिन देखिए एक लेखक है जो वहाँ टहल रहा है, जिसको वो कन्विंस कर देता है कि आप कोई देखना चाहिए, और फिर उसको कहता भी है कि आप, जब मैं कहूँ ये कर रहा हूँगा और अगर मैं नहीं पानी से ऊपर आया तो आप ये नाम लेके आवाज़ लगाना। तो कहते क्यों? क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। तो वहाँ पर वो बार में बैठा होता है एक आदमी, वो आके मुझे बचाएगा। अब सेंसिटिविटी राइटर की ऐसी पुख्ता है कि जब वो आदमी डूब रहा होता है तो वो भूल जाता है कि क्या नाम बताया था उसने। वो कहते हैं क्या नाम बताया था तुमने, अरे क्या नाम बताया था तुमने, क्या नाम बताया था इसने। दिस इज द काइंड ऑफ इनसेंसिटिव वर्ल्ड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। और अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये तो उन्होंने 100 साल पहले लिखा है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही। लेकिन हम लोग तो उस तरफ लगातार इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं अपने आसपास के बारे में, अपने हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको बिल्कुल अनदेखा करके केवल अपने जीवन में, अपना जीवन व्यतीत करने में इतने व्यस्त हैं। I think that is what theatre, films or art is all about. Exactly. तो रंजीत कपूर के साथ फिर मैंने एक फिल्म भी की, जय हो डेमोक्रेसी। उसमें मेरा एक पाकिस्तानी शेफ का रोल है, वो नो मैंस लैंड में कहानी है। तो वो बहुत अच्छा, करने में भी मज़ा आया था, और एडिटिंग के बाद, फिल्म रिलीज़ होने के बाद देखने में भी आनंद आया। मैंने देखी है वो जो मुर्गी के सवाल पर जो जी ज़बरदस्त है वो भी फिल्म। हालांकि बहुत शायद उसमें पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाई, या उसकी वजह है रंजीत बहुत ही कलात्मक इंसान है, बहुत टैलेंटेड इंसान है, बट फिल्म का माध्यम अलग है, उनका माध्यम रंगमंच का है। तो मुझे लगता है कि उन्हें रंगमंच से हटकर जब उन्होंने काम किए तो वो उतने, हालांकि वैसा डायरेक्टर थिएटर में जिसने कि कमर्शियल एंगल भी देखा, कलात्मकता भी देखी और व्यावसायिकता भी देखी कि ये नाटक या ये नॉवल को, जैसे बेगम का तकिया इज़ अ नॉवल ऑफ पंडित आनंद कुमार, फिर मुख्यमंत्री, वो भी एक नॉवल से उसका ड्रामेटाइजेशन किया गया था, और भी कई उन्होंने ड्रामेटाइजेशंस की इस तरह से, कहानियों का भी किया। बट मुझे लगता है कि 77 to 85 के दौर में जो उन्होंने काम किया वो लाजवाब काम था। वो वैसे भी हिंदी थिएटर के लिए भी बड़ा स्वर्णिम समय था। इट वाज अ गोल्डन टाइम फॉर द हिंदी थिएटर। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपने NSD से पढ़ाई पूरी करके आपने वहीं NSD की रेपर्टरी में नौकरी कर ली। एक साल तो मैं पंजाब ड्रामा रेपर्टरी में गया था जी। तो क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी मतलब पंजाबी बॉर्न इन हिमाचल प्रदेश, तो पंजाब ड्रामा, अच्छा हमारे समय में ये था कि फ्रीलांस करने का सबका टेम्परामेंट नहीं होता, और तब इतनी ज़्यादा ओपनिंग्स भी नहीं थी थिएटर में कि आप अपना जीविका उपार्जन जो है वो सिर्फ रंगमंच करके कमा सकें। तो कुछ लोग करते थे लेकिन बहुत तंगी में जीवन रहता था। तो मेरी वो नेचर नहीं थी, मुझे मालूम है कि मेरी वैसी नेचर नहीं है, तो इसलिए मैंने
पंजाब ड्रामा रेपर्टरी की नौकरी कर ली थी। लेकिन 3 नाटक किए मैंने वहाँ पर, तीनों में मुख्य भूमिका। एक नाटक बलराज पंडित जी ने लिखा था, उन्होंने डायरेक्ट किया। एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाटक था, वो राम गोपाल बजाज ने डायरेक्ट किया। एक केसरो बलवंत गार्गी का लिखा हुआ नाटक, और उन्होंने डायरेक्ट किया था। अच्छा। तो उसमें भी मुख्य भूमिका थी। तो काफ़ी पंजाब में नाम कमाने का या काम दिखाने का लोगों को अवसर मिला, और हमने गांव-गांव जाके बहुत शोज़ किए केसरों के। तो उस दौरान जो पंजाब की मिट्टी है, या पंजाब का कल्चर है, या पंजाब के लोग हैं, इनके साथ जो वक्त बिताया या इनको जानने का जो मौका मिला, वो एक कमाल का ज़िंदगी का सफ़र है। फिर वहाँ पॉलिटिक्स थोड़ी ज़्यादा थी। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर के लोग अपना हक समझते थे कि हम पंजाबी हैं, हमें हमारा हक होना चाहिए रेपर्टरी कंपनी की सदस्यता पर। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वालों से कि ये 3 साल का कोर्स करके आए हैं, ये थोड़ा बहुत एक जलन या एक कंपटीशन रहता ही था। और कंपटीशन होना भी चाहिए कला में, तभी आपकी कला ज़्यादा उभर के आती है, निकल के आती है। पर वहाँ साथ में पॉलिटिक्स जुड़ गई थी, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि 1 साल जब मेरे छोड़ने के 2-3 महीने के अंदर अंदर ही रेपर्टरी कंपनी ख़त्म हो गई थी, बंद करनी पड़ी थी। मेरे जब आखिरी 2-1 महीने थे, तो हमें एक बार निर्देश आया हमें मंत्रालय से कि फ़लाँ दिन फ़लाँ मिनिस्टर के बेटे की या बेटी की, ये मुझे याद नहीं है कि लिंग क्या था, बेटी थी या बेटा था, शादी है और आप लोगों को उसमें भांगड़ा करना है। तो मैंने कहा सर सॉरी, मैं उसमें भाग नहीं लूँगा। क्यों? मैंने कहा मैं यहाँ शादियों में नाचने के लिए नहीं ट्रेन होके आया हूँ। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से 3 साल का प्रॉपर 3 साल की ट्रेनिंग लेकर आया हूँ रंगमंच के लिए, शादियों में भंगड़ा करने के लिए नहीं। तो मुझे ये कहा गया था कि फिर आपको निकाल दिया जाएगा। कल ना काल ना आज निकाल दीजिए, लेकिन ये मैं नहीं करूँगा। और मैंने जाते समय कुछ मित्रों से कहा भी था कि ये कंपनी अगर ऐसा रहा तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे देश में 2 ही तो रंगमंडल थे। एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, वो भी अभी पूरा नहीं बना था, वो भी तो मतलब छोटे से उसमें ही सर्वाइव कर रहा था, या छोटे से उसमें फंक्शन कर रहा था, नॉट एज अ फुल फ्लेजेड रेपर्टरी कंपनी। वो 77 में हुआ, जिस साल मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले उसमें हेर फेर और जो भी बदलाव आने थे वो आए थे। और एक पंजाब ड्रामा रेपर्टरी कंपनी थी। तो वो बहुत ही थिएटर के लिए बहुत नुकसानदेह थी, कि वरना बहुत से पंजाबी नाटककार उभर के आते और कलाकार उभर के आते, डिज़ाइनर्स, डायरेक्टर्स, प्लेराइट्स। तो वो एक नुकसान है। सच कहते हैं आप कि अगर वो रेपर्टरी भी रहती तो शायद और भी थिएटर में और जो दूसरी प्रतिभाएं थी उनको मौका मिलता। हाँ जी। अच्छा, तो फिर आप दिल्ली वापस आ गए और वापस आपने रेपर्टरी कंपनी दिल्ली में एनएसडी की रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन कर ली। इसके ज़रिए आपने कितने नाटक, कौन कौन से प्रमुख नाटक किए होंगे? आपने बेगम का तकिया का नाम लिया, बेगम का तकिया, मुख्यमंत्री, सैया भाई कोतवाल, तुगलक, अंधा युग, चोपड़ा कमाल नौकर जमाल, संध्या छाया, आधे अधूरे, मतलब स्कंदगुप्त। तो कितने ही नाटक किए हमारे। उसमें सबसे अच्छा ये था रंगमंडल में कि हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे शोज करते थे, और कई बार फ्राइडे और सैटरडे को 2-2 शो होते थे, एक 3 बजे और एक 6:30 बजे। तो हर नाटक के सैकड़ों शोज करने का मौका मिला। तो उससे जो आपका एक अभ्यास होता गया, एक कलात्मक जो आपका सफ़र है, उसमें जो इजाफा होता गया, वो एक अपने आप में नायाब सा अनुभव है। हमारे कुछ नाटकों के तो टिकट्स ब्लैक होते थे। मतलब तुगलक जब पुराना किला में हुआ तो कैपेसिटी तो ज़्यादा नहीं, 450-500 लोगों की कैपेसिटी थी ऑडिटोरियम में। तो कतारें लगी हुई होती थी, उसमें लोग कहते थे कि भाई कोई कई बार ले लिए टिकट आपने पहले, ज़्यादा कोई नहीं आया, ये हो गया। तो लोग ब्लैक करते हुए भी पाए करते कि इतने की ली थी, इतना देते हैं तो मैं देता हूँ। सैया भाई कोतवाल। तो
तो उसमें भी मतलब वो कॉमेडी थी, लेकिन लाइन लगी हुई होती थी, बेगम का तकिया, मतलब कई नाटक ऐसे हुए हैं जिनमें कि कतारें लगी होती थी, मतलब शो अनाउंस करते ही हाउसफुल हो जाया करता। और एक वक्त ये भी था, मैं आपको बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूँ ये, कि पहले हमारे शोज टिकटेड नहीं हुआ करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट संस्था है, सरकारी संस्था को टिकट्स या इस तरह का करना इजाज़त नहीं थी। चार्ट पे हमारा हाउसफुल होता था, और जब शो शुरू होता था तो पता लगता था कि सिर्फ 100 लोग बैठे हैं 500 लोगों के ऑडिटोरियम में। कई बार तो 100 भी नहीं होते थे, चार्ट पे फुल है। तो हमने मतलब एक कमाल का वो था कि मनोहर सिंह जी, राजेंद्र गुप्ता, सुरेखा सीकरी, उत्तरा वावकर, भानु भारती, ये सब लोग धुरंधर, मतलब सारे ये कविता पाठ किया करते थे। अब दर्शकों की क्या गिनती थी आपको समझ में आएगा, इसलिए आप जब 6:15 बजे पहली बेल बजी, 6:20 पे पहली बेल बजी, तो कोई नहीं आया था। रविंद्र भवन का छोटा थिएटर हमारा, 6:25 पे दूसरी बेल बजी, तो एक व्यक्ति कॉरिडोर में नजर आ रहा था। 6:30 पे पहली बेल बजी तो एक ही व्यक्ति बैठा हुआ था। अब ना, शो मस्ट गो ऑन, तो ऑडिटोरियम की लाइट्स बुझाई गई और सबने जगह ली स्टेज पे अंधेरे में, और लाइट्स आई तो देखा एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। और वो ये नाटक दो तरफ हो रहा था, स्टेज पे भी और इधर ऑडिटोरियम में भी। वो आदमी इतना नर्वस था कि वो बेचारा बैठ नहीं पा रहा था, और यूँ नर्वसनेस में, और कभी ये कभी वो करते, और कलाकार वो इतना एम्बैरेस महसूस कर रहा था। तो मनोहर सिंह जी ने आगे आके कहा, देखिए आप फिक्र ना करें, आप अकेले हैं तो आपके लिए भी हम शो करेंगे और कर सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो। अभी इतना ही बोला होगा कि वो आदमी उठ के भागा है, उसने लिफ्ट भी नहीं ली, 3 फ्लोर सीढ़ियाँ, मुझे लगता है मिल्खा सिंह जी से तेजी भागा होगा एम्बैरेसमेंट में। तो ये दर्शकों की हालत थी। तो हम लोगों ने मनोहर सिंह जी से कहा कि हमें टिकट्स रखने चाहिए और पासेस वगैरह सिस्टम बंद कर देना चाहिए। जब हमने वो किया तो हमें ऑडियंस भी मिलती थी, और उसमें मतलब दिन ब दिन बढ़ोतरी होती गई, इजाफा होता गया। जहाँ पहले होते थे 2 या 3 हज़ार लोग, वही कभी डांस रिसाइटल में, कभी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में, कभी थिएटर में, कभी पेंटिंग एग्जीबिशन या सब दिखाई देते थे। वो चेहरे, उन चेहरों में और नए चेहरे मिलने लगे, नए व्यक्तित्व आने लगे। तो जो संख्या 2-3 हज़ार की थी वो बढ़ा के हम 2-3 लाख तक तो ले आए थे। बिल्कुल। और फिर ये फिर करते करते आपने किस साल तक किया रेपर्टरी में काम? ये भी एक कारण था कि हमारे यहाँ एक क्लॉज था एग्रीमेंट में, उसमें ये था कि 6 साल से ज़्यादा आप रेपर्टरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। ये हास्यास्पद तो है, क्योंकि जैसे जैसे एक्टर एक्सपीरियंस होता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है। बिल्कुल। अब नो थिएटर में तो मुख्य भूमिका करने के लिए आप बूढ़े हो जाते हैं, तब जाके मुख्य भूमिका करने को मिलती है। मतलब देयर आर इंसिडेंसेस वेयर पीपल एट द एज ऑफ 55-56 हैव गॉट द फर्स्ट टाइम a role to play in no theater। हमारे यहाँ 6 साल की वो एक बंदिश थी, तो मैंने 5 साल काम किया था, 1977 से 82 तक। 82 में मुझे एक फिल्म का ऑफर था, हालांकि वो बनी नहीं कभी, तो मैंने छोड़ना मुनासिब समझा था। तो आप फिर मुंबई आ गए छोड़कर? जी जी, 82 लेकिन कोई तो बहाना रहा होगा कि मुंबई चल के ये काम करते हैं। मेरे सारे मित्र तब तक, जितने बैचमेट्स, जैसे के रायना, पंकज कपूर, रंजीत कपूर, मेरे जूनियर्स भी बहुत सारे, राजा बुंदेला, सतीश कौशिक, नीना गुप्ता, बहुत लोग, आलोकनाथ, वो सब लोग आ चुके थे बॉम्बे। और सौभाग्य से मेरे भाई, ही वॉज अ इनकम टैक्स ऑफिसर, ही वॉज एन IRS ऑफिसर, तो उनकी पोस्टिंग बॉम्बे में थी। वो एक बहुत बड़ा दिलासा था। तो उन्होंने कहा कि, और उन्होंने ही मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के लिए भी बहुत प्रोत्साहन दिया, आर्थिक सहायता भी दी। तो भाई ने ये कहा कि अब जब तुम्हें 1 साल के बाद भी छोड़ना है तो तुम देख लो, मैं तो यहाँ कुछ साल हूँ, तो तुम्हें, क्योंकि जो कहानियाँ सुनी थी यहाँ अकोमोडेशन की और इन सारी चीज़ों की जो दिक्कतें आती हैं, तो हिम्मत नहीं थी। तो भाई के होने की वजह से वो हिम्मत जुट गई।
तो एक था कि सर के ऊपर छत है और आपको खाने पीने का इन सारी चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किल्लत नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा सहारा था, बहुत बड़ा सहारा। और उनकी वजह से ही मैं मतलब मुंबई में रह पाया और अपने लिए कुछ जगह, जो भी जगह बनी है आज, वो सब मैं शुक्र मनाता हूँ। हालांकि जब आप दिल्ली से चल रहे होंगे तब दिल्ली में थोड़ा सा टेलीविज़न का सीन तो कुछ शुरू हो गया था। बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम। फिर जो भी हुआ वो यहाँ मुंबई में आकर शुरुआत आपने टेलीविज़न से की। जी, टेलीविज़न पहले तो डॉक्यूमेंट्रीज़ या छोटी 8 फिल्में, उन दिनों 8 फिल्मों का दौर था, लेकिन उसमें क्या होता था, सारे रोल 2-3 एक्टर्स को ही मिलते थे। तो हम लोग नए नए जो आए थे, हम लोगों को जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वाली भूमिकाएं होती हैं वो सारी मिलने लगी। फिर सीरियल्स जब बनने शुरू हुए तो जैसे कि ये जो है ज़िंदगी, दैट वाज द फर्स्ट सिटकॉम इन इंडिया। तो उसमें मुझे जब कास्ट किया गया तो मेरा रोल 2-3 एपिसोड का या 4-5 एपिसोड का ऐसा था कि भट्टाचार्य, क्योंकि मैं किसी भाषा का या किसी प्रांत का मजाक नहीं उड़ाना चाहता था। तो मैंने उसको किया भी उसी तरह से था कि एक जेन्युइन कैरेक्टर लगे, ऐसा ना लगे कि अभिनेता किसी प्रांत का या किसी भाषा का मजाक बना रहा है या उसको कैरिकेचराइज कर रहा है। तो आई डिडंट वांट टू डू दैट। सो उन लोगों को इतना पसंद आया कि वो 3-4 एपिसोड से हटके तो फिर पूरे सीरियल में एक मतलब बाकी मुख्य भूमिकाओं के साथ एक ऐसी भूमिका निकल गई। और वो वहाँ से मतलब शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद मुझे कितनी 25-30 फिल्मों में बंगाली की भूमिका या बंगाली के ही पात्र, बल्कि एक राकेश रोशन के ससुर ज्यों प्रकाश जी, इनकी भगवान दादा, उसमें वो जो पात्र मैंने किया उसको माइकल डिकोस्टा करके क्रिश्चियन बना दिया, वो बंगाली कैरेक्टर के लिए लिखा। और ये जो जिंदगी अभी चल रहा था, तो मैंने ज्यों प्रकाश जी से कहा था, और जेंटलमैन, पंजाबी, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। मैंने कहा सर ये मेरा चल रहा है ये तो, और वो कैरेक्टर ऐसा नहीं है जैसा आपने इसमें दिखाया, तो और मैं बंगाली नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा आप कलाकार हैं जी, आप इसको जो बनाना चाहते हैं, मैं पंजाबी बना दीजिए, कुछ जो बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर इसको क्रिश्चियन बना दें। तो ही सेड यस। तो वहीं सेट पे फिर वो चीफ असिस्टेंट ने बैठ के सारे डायलॉग्स चेंज किए, तो वो बना। श्रीदेवी के साथ पहली बार तब काम करने का मौका मिला था, और इसमें ये भी थे महान रजनीकांत। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे जब एक बार आपका काम देख लेते हैं लोग, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ क्या होता है कि जो पहला पात्र आपने किया होता है आपको वही छाप लगनी शुरू हो जाती है। तो मैंने 25-30 फिल्में मना की, जिसमें मेरे बड़े भाई साहब प्रमोद कुमार कश्यप, उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कहा कि अगर तुमको नहीं करना है मत करो, तुम्हें अगर लगता है कि करना है तो करो। तो मैंने कहा नहीं भैया, मुझे लगता है कि ये बहुत टाइप कास्ट हो जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल 2-3-4 साल बहुत काम होगा, ये होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे ये करना चाहिए। और मुझे कहीं रेपेट्री में इतने साल काम करने के बाद, जिसमें कॉमेडीज़ भी की, हर तरह का पात्र किया, तो एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। अब चेहरे मोहरे की क्योंकि क्या लिमिटेशंस हैं वो तो अलग हैं, लेकिन स्पेस में आपके लिए एक जगह बनी हुई होती है। बिल्कुल। आपको सिर्फ उसमें आकार लेना होता है, हर एक्टर के लिए। कोई भी एक्टर, अब ओमपुरी जी को देख के कोई कह सकता था कि ये मुख्य भूमिकाएं निभाएंगे, सही बात, या नसीर को देखकर, लेकिन कला थी और तैयारी थी, उसकी वजह से पंकज, के और भी बहुत सारे अभिनेता, आशीष विद्यार्थी, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार निकल के आए जो कि चॉकलेटी फेसेस नहीं थे, वो सिर्फ टैलेंट की वजह से आगे आए। अब यहाँ पर हम आपसे आप ही का एक बयान याद दिलाएंगे। जब अडवाणी जी से आपकी मुलाकात यहाँ स्मिता जी के मृत्यु के बाद हुई, जब उन्होंने ये याद किया कि आप लोग दिल्ली के थिएटर को सुना करके चले आए हैं, इस बारे में फिर आपने क्या उनको जवाब दिया? पहले तो मैं बड़ा अचंभित हूँ कि ये सारी सूचनाएं आपको मिली कहाँ से यार, मतलब ये तो कहीं छवि भी नहीं है। नहीं, आपसे प्यार है इसलिए मैं आपकी बातों को सुनता ध्यान रखता हूँ। स्मिता पाटिल का निधन बहुत ही
बहुत ही दुखद था। बहुत समय से बहुत पहले चली गई वो। मेरी बड़ी अच्छी मित्रता हो गई थी उनसे गिद्ध फिल्म में काम करते करते, जिसके डायलॉग्स भी मैं अनऑफिशियली लिख रहा था। टी.एस. रंगा ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म। तो स्मिता जी से बहुत अच्छे संबंध हो गए थे और वो जी या मैम ये सब पसंद नहीं करती थी। मैंने जब एक शुरू में कहा स्मिता जी, जी स्मिता जी कौन है? मैम आप मैम कौन? ये जी भी निकालो मैम भी निकालो, मैं स्मिता है, स्मिता पाटिल। वो मराठी बहुत सॉलिड, कॉल मी स्मिता। तो हमसे नहीं बोला जाता था क्योंकि संस्कार। और आखिर तक मैं उनको मैम मैम ही कहता रहा। अभी मैं काम कर रहा हूँ एक सीरियल में, तो उसमें भी वो लेडियों के प्रोड्यूसर हैं। तो 2-3 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि मैम मत कहिए ना प्लीज़, कॉल मी सीमा। आई सेड मैम मैं नहीं कह सकता। तो इस दुखद निधन पे जब हम गए, शमशान गए, तो अडवाणी जी आए हुए थे, एल.के. अडवाणी साहब। और एल.के. अडवाणी साहब जैसा दर्शक बहुत कम मिलते हैं जीवन में। जब वो सिर्फ एक MP थे, तब भी वो अपने पति पत्नी बेटा बेटी ये चारों हर नाटक का हमारा पहला शो देखने आते थे। और नाटक ख़त्म होने के बाद हमारे यहाँ प्रथा है कि पहले शो के बाद लोग आते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं या मिलते हैं आके बैक स्टेज एक्टर से। एल.के. अडवाणी साहब परिवार के साथ एक कोने में खड़े हुए मिलते थे आपको। जब भीड़ चली जाती थी तब वो धीरे से आगे आते थे और फिर हम सबके नाम जानते थे वो। मनोहर जी, उत्तरा जी या सुरेखा जी या राजेश जी या के जी, विजय भाई या विजय जी। और वो आपको पर्सनल तौर पे बधाई देते थे या जो कहना होता था कहते थे। और उनको हर नाटक में देख के बड़ा आनंद आता था कि ये नाटक देखने आए हैं। स्मिता जी के निधन के बाद जब हम बैठे हुए थे वहाँ के रायना इला में, तो वो चल के आए हमारी तो हम खड़े हुए। तो बहुत दुख हुआ, ये सारी बातें। फिर एक बात उन्होंने कही कि के भाई, विजय भाई, आप लोग दिल्ली थिएटर को वीरान कर गए। सुनकर अच्छा लगा कि इतने बड़े व्यक्ति ऐसी बात कह रहे हैं। तो मेरे मुंह से स्पॉन्टेनियसली निकल गया, सर कुछ कसूर इसमें आप लोगों का भी है। फिर उस पर बाद में चर्चा हुई तो फिर उनको बताया कि ऐसा था कि इसमें रूल्स ऐसे हैं एग्रीमेंट में कि 6 साल के बाद रह नहीं सकते। तो एक्टर करेगा क्या? बिल्कुल। और शायद इसी बात को भांपते हुए ख़ुद अलकाज़ी साहब ने, जो कि थिएटर के लिए वहाँ लाए गए थे और उन्होंने एक थिएटर का इतना बड़ा एक एम्पायर जैसा कहीं के खड़ा किया, आप सब लोगों को उन्होंने ट्रेंड किया। और फिर भारत में थिएटर की प्रगति को लेकर ज़रूर उनकी कोई चिंता रही होगी कि जब आप ख़ुद ही कहते हैं कि उन्होंने आप लोगों को ही, चूँकि रोज़ी रोटी थिएटर से नहीं मिल सकती थी, आखिरकार आपको टेलीविज़न में जाना ही था, तो आप लोगों की ट्रेनिंग उन्होंने टेलीविज़न के लिए भी कराई। जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अलकाज़ी साहब ही हैं जिन्होंने भारत में रंगमंच थिएटर को रिस्पेक्टेबिलिटी दी। उन्होंने जो स्तर था रंगमंच का, उसको इतना ऊंचा कर दिया। कला की ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि शिखर तक पहुंचा दिया कि लोग उसको रिस्पेक्ट से देखने लगे। पहले क्या होता था, भांड हैं, हम थिएटर एक्टर्स को क्या पहले भांड कहते थे, भांड हैं। लेकिन अलकाज़ी साहब ने कहा कि नहीं, और उन्होंने हमें औरतों की इज्जत करना भी सिखाया। जो हमारे साथ काम करती हैं, उनके साथ कभी अगर किसी ने भूल से भी बदतमीजी की या कुछ बदसलूकी की, अलकाज़ी साहब उसे स्कूल से भी निकाल देते थे। उन्होंने हमें, he taught us how to respect women, how to respect one another, how to respect the creativity. फिर उनको ये भी पता था कि जितने लोग आते हैं, बड़े पिछड़े इलाकों से भी आते थे, और हम जैसे बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी से भी आते हैं लोग।
अब उनको फैमिली से पैसा तो नहीं मिलेगा, 3 साल तो चलो आपको स्कॉलरशिप थोड़ा बहुत मिल गया, थोड़ा बहुत घर से मिल गया, आपने पढ़ाई कर ली, लेकिन ज़िंदगी तो आपको चलानी है। बिल्कुल। और वो आसान नहीं है, वो किसी के लिए भी आसान नहीं है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो अलकाई साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा था, वो दूरदर्शी थे इस मामले में। उन्होंने हमको, हमारे बैच को उन्होंने पूना भेजना था। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट गो बिकॉज ऑफ सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ वर नॉट कंप्लीटेड। तो हमारे बाद वाला बैच गया था पूना फिल्म इंस्टीट्यूट 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। लेकिन हम लोग जब सेकेंड ईयर में थे तो फ्रांस से एक फिल्म मेकर ये कैमराज लेकर आए थे और उन्होंने हमें वीडियो फिल्मिंग और ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी थी। तो अलकाई साहब पहले से ही कहते थे कि ये इट इज़ नॉट दैट यू कैन सर्वाइव ओनली ऑन थिएटर, यू विल हैव टू डू films, you'll have to do television, arts, music, this, that. You will have to depend on all these expressions or all these art forms to earn from. यहाँ पर मुझे याद आती है ये बात, जब अमरीश पुरी जी की मुलाकात यहीं मुंबई में अलकाज़ी साहब के साथ जब हुई पहली मुलाकात, और जब उन्होंने एक रोल उनको ऑफ़र किया तो स्टेज क्राफ्ट पर बहुत ज़ोर दिया उन्होंने कि बजाय कोई एक रोल करने के, वो कहते थे कि सब कुछ स्टेज क्राफ्ट को प्राइमरी मानते थे। वो वहाँ यहाँ जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं गए थे, जब अमरीश पुरी जी की उनसे मुलाकात हुई थी उनके वहाँ टेरेस पे जहाँ पर उनका ऑफिस था। फिर बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में खुद आपने पढ़ते हुए स्टेज क्राफ्ट ही लिया। ये तो अलग बात है कि बाद में रंजीत जी ने आपको एक रोल में कास्ट किया और उसके बाद फिर आप की गाड़ी स्टेज क्राफ्ट से निकल के एक्टिंग की तरफ ही चली गई अगर देखा जाए तो। लेकिन स्टेज क्राफ्ट आपका अपना चुनाव था, आपको नहीं मतलब चमकाना था अपनी और एक्टिंग करके चमकना नहीं था? जब पुराना किला में अलकाई साहब ने डिज़ाइन किया था उस थिएटर को, एम्फी थिएटर को, 40 फुट नीचे से खाई से उठते उठते एक भी कील नहीं लगी थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का गाइडलाइंस हैं और उनकी प्रॉपर्टी है, आर्कियोलॉजिकल है, और एक भी कील किसी पत्थर में या चट्टान में नहीं लगाई गई। सिर्फ लकड़ी में कीलें लगा के लकड़ी को का एक बुनते बुनते करते करते 40 फीट से उठा के वो लाए थे। तो सबसे पहले तो यही अपने आप में एक ऐसी चीज़ थी कि जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। दूसरे मेरा कारण ये था कि मैं हिमाचल वापस जाके हिमाचल में थिएटर करना चाहता था। मैं शिमला वापस जाना चाहता था और वहाँ थिएटर करना चाहता था। तो मैंने ये सोचा कि अभिनय तो मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, वैसे सबको ही गलतफहमी या खुशफहमी होती है कि मैं बहुत अच्छा अभिनेता हूँ। अभिनय तो मैं फिर भी देख के सीख लूँगा, लेकिन स्टेज क्राफ्ट या तकनीकी जो विधा है वो मुझे बाहर सीखने को नहीं मिलेगी। ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने बाहर भी सीखा, लेकिन उनके सीनियर्स ने एक्सपीरियंस करते करते करते, पर मुझे लगा कि जब मैं यहाँ स्टेज क्राफ्ट प्रॉपरली सीख सकता हूँ तो क्यों नहीं, इसलिए मैंने स्टेज क्राफ्ट लिया था। और वो स्टेज क्राफ्ट आज एक्टिंग में भी काम आता है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेमिंग क्या है। तो कैमरा जब आप कहीं प्लेस होता है कैमरा, तो आपको पता होता है कि अगर कैमरा यहाँ रखा गया है या स्टेज पे, मान लीजिए स्टेज पे है, तो आपको कहाँ खड़े होके किस तरह से मतलब स्टेज का इस्तेमाल करना है, कैसे उसे यूज़ करना है। उस स्टेज क्राफ्ट काफ़ी हिदायतें होती हैं उसमें, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। और मुझे लगता है कि थिएटर में, रंगमंच में अभिनेता को, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ट्रुप्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर आर पीपल जो सारे काम खुद करते हैं। एक्टर्स ही स्टेज क्राफ्ट भी करते हैं, एक्टर्स ही सेट लगाते हैं, सेट निकालते हैं। हमारे जो हम ये छोटे छोटे ग्रुप्स चलाते हैं, अब पिछले 40 साल से मुंबई में के रायना, इला अरुण, अंजुला बेदी, वीरेंद्र राजदानो, मैं, हम लोगों ने 40 साल, करीब 39 साल पहले सुरनई थिएटर की मतलब स्थापना की थी। तो आज भी हम सारे एक्टर्स सेट में, प्रॉपर्टीज़ में, मेकअप में मदद करते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा टेलीविज़न या फिल्मों की वजह से लोगों में, टेलीविज़न के स्टार्स हैं तो उनको हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे आज भी रंगमंच पे या स्टेज पे झाड़ू देने में भी कोई शर्म नहीं है।
ये हमने अलकाई साहब से सीखा। कहीं कुछ गंदगी पड़ी होती, अलकाई साहब खुद झाड़ू लेके सफाई करना शुरू कर देते, तब 50 हाथ एक साथ आते, सर 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 सर। लेकिन वो किसी का वेट नहीं करते थे, वो पहल दिखाने के लिए नहीं करते थे, दिखावट के लिए नहीं करते थे, वो जेन्युइनली चाहते थे कि सारा माहौल आसपास का साफ सुथरा हो। तो मुझे लगता है कि थिएटर में सारे काम आने चाहिए। अच्छा, लाइटिंग है, अब लाइटिंग कहाँ से लाइट डिजाइनर ने लाइट दी है, उसका क्या इफेक्ट दिया है, तो एक्टर को वो लाइट को फेस करना भी आना चाहिए। तो हमें तो एक जाता है ना, लाइट मस्ट किस यू, लाइक यू मूविंग ऑन स्टेज, अलग तरह की लाइट है, अलग तरह की मतलब हाईलाइट्स हैं, कहीं शेड है, कहीं कुछ है, बट देन यू मस्ट नो कि कब लाइट आपके गाल को चूम के निकल गई, या किस लाइट में आके आपको गर्माहट मिली उस लाइट की। तो स्टेज क्राफ्ट सिखाता है। और जिन अभिनेताओं को या अभिनेत्रियों को ये आता है, अब जैसे स्मिता जी की बात हो रही थी, स्मिता पाटिल जब काम करती थी, वो करते करते सीन का पता होता था उनको, करते 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 वो लास्ट में कुछ ऐसा करती थी या लुक देती हुई करती थी कि एडिटर को वो रखना ही पड़ता था। तो इसलिए था कि वो तकनीकी विधाओं को भी जानती थी। दैट आई लर्न फ्रॉम हर व्हेन आई वाज डूइंग, मैं जब वो डायलॉग्स लिख रहा था गिद्ध फिल्म के अनऑफिशियली, तो वो कई बार मुझे बताती थी, विजय तुमने ऐसा लिखा है ना, इसको ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको घुमा दे थोड़ा, उसको चीज़ को लास्ट में ले आया। मैंने कहा लास्ट में लाऊंगा तो सारा चीज कर देख। तो मैं वैसा करके देखता था और लगता था हाँ ये सही कह रही हैं। कहीं से भी मतलब आपको जो चीज़ सीखने को मिलती है, अगर आप सीखते हैं तो कभी ज़िंदगी में वेस्ट नहीं जाती है, सही बात, कहीं ना कहीं काम आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे विजय जी कि आपकी अपनी एक्टिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है। एक्टिंग की प्रोसेस जब हम कह रहे हैं तो फिर हम प्रोसेस को थोड़ा समझना चाहते हैं, क्योंकि आपने स्टेज क्राफ्ट भी सीखा और शुरुआती रोल अगर रेपर्टरी में देख लें तो आपने रंजीत जी का नाम लिया कि उन्होंने एक बड़ा रोल आपको दिया, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए आपके हाथ में स्क्रिप्ट आई होगी, उसके पीछे आपकी तो अच्छी ट्रेनिंग थी 3 साल की स्कूल में और फिर बाद में पंजाब में भी, लेकिन आपने अपना एक तरीका इम्पर्सोनेट करने का कि अब मैं दूसरा आदमी कैसे बनूंगा, तो आप दूसरा आदमी बनने का आपका तरीका क्या है? बड़ा अजीब है ये। सबसे पहले तो अलकाई साहब ये कहते थे कि एक स्क्रिप्ट को आप कम से कम 100 बार पढ़िए। 100 बार, ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें कहते हैं जब भी आप पढ़ेंगे आपको कुछ नई चीज़, क्योंकि एक बार जब आप पढ़ते हैं तो माइंड एक साथ उतनी कंसंट्रेशन नहीं करता है, भटकाओ तो इट्स अ ह्यूमन नेचर, मन भटकना तभी तो है ना कि मानव मन पंछी भयो जित चाहे ते तुड़ जाए। तो 100 बार से मेरा मतलब ये कि जितनी बार आप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे आपको कोई ना कोई नई चीज़ उसमें सीखने को या पता लगेगी कि ये ओ रिलेशनशिप ये था, इस वाक्य का मतलब ये वाक्य इसलिए कहा गया है, या ये डायलॉग इसलिए था, या ये बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं उसमें। तो रंजीत कपूर ने जब मुझे कास्ट किया तो मैं तो सबसे पिछली सीट में बैठता था रविंद्र भवन के थिएटर में, इंटीमेट थिएटर, बड़ा प्यारा थिएटर अलकाई साहब ने डिज़ाइन किया था, जहाँ हमारी रिहर्सल्स भी होती थी, शोज़ भी होते थे। वो छोटे से थिएटर में हमने जादू देखे हैं, जादू देखे हैं। उत्तरा बावकर जी का संध्या छाया, अमाल अलाना का आधे अधूरे, और भी 5वां सवार, द लेसन ओमपुरी और देश पांडे। तो ऐसे ऐसे मतलब जादुई नाटक देखे हैं हमने उसमें कि उस थिएटर का। तो मैं आखिरी सीट में बैठता था कि मुझे था कि कौन, मुझे तो कोई जानता नहीं है अभिनेता के तौर पे, तो कौन रोल क्या देगा। तो मुझे वाकई आपने सही कहा, मुझे क्राउड के एक एक लाइन के रोल मिलते थे, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट जैसे मिली थी उसको पढ़ना शुरू कर दिया था, और मैंने 2 दिन में ही स्क्रिप्ट को 5-6 बार पढ़ लिया था, बार बार। और स्क्रिप्ट थी भी इतनी अच्छी कि बार बार पढ़ने में आनंद भी आया था। लेकिन जब मैं वो 1-2 लाइन वाला पात्र भी पढ़ता था तो मैंने एक आध बार नोट किया कि रंजीत ऐसे देखते जरूर थे, मैं सबसे पीछे बैठता था। फिर उन्होंने थोड़ा बड़ा पात्र दिया,
तीसरे दिन उन्होंने कहा आज आप पीर अली पढ़िए। और पीर अली, दो मुख्य पात्र हैं इसमें, पीर अली, अमीर अली। पीर अली जो है वो एक अच्छा इंसान है, भोला भाला इंसान है, अल्लाह का बंदा है। और मीर अली ज़रा गंजेड़ी, चरसेरी और थोड़े बिगड़ैल किस्म के। तो उन्होंने मुझे पीर अली पढ़ने को बोला और मैंने पीर अली समझ लिया था जिस तरह से, ये बार बार पढ़ने का नतीजा था। जब मैंने पीर अली पढ़ा तो मेरे सारे सीनियर्स, उत्तरा बावकर जी, राजेश विवेक, मेरे बैचमेट्स और सीनियर लोग, सब लोगों ने घूम के देखा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और मैंने रंजीत कपूर के बीच में, मतलब पढ़ते पढ़ते रंजीत कपूर साहब को देखा, वो ऐसे देख रहे थे। तो और मुझे हैरत एक बात की थी कि ये रोल मुझसे क्यों पढ़वा रहे हैं, ये मुझे सूट ही नहीं करता। मेरा चेहरा चॉकलेटी है, चॉकलेटी क्या मतलब निहायती सादा सा जी मतलब दिखने वाला इंसान। तो उस दिन रंजीत ने घर जाके अपनी पत्नी से, तिशा भाभी से बात की होगी कि एक आदमी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। बैचमेट था हमारा और 3 साल मुझे पता ही नहीं था कि वो अभिनेता कैसा है। लेकिन ये श्रेय में जो मुझ में अभिनेता देखने वाला जो पहला शख्स था वो था GS चन्नी, मेरा बैचमेट गुरचरण सिंह चन्नी। अभी उनका कोरोना में निधन हो गया, बहुत ही दुखद है। वो खामोश अदालत जारी है पंजाबी में कर रहे थे। तो एक अभिनेता ने 7-8 दिन पहले एक सुखात में, जो वन ऑफ द मेन रोल्स, करने से मना कर दिया। तो चन्नी ने कहा, कश्यप, कैश, यू विल डू इट। So Chennai, there's a big role and I just have 7 days to prepare. He said, no, you will do it. तो किसी भी तरह मैंने मेहनत करके दिन रात ही करके किया था और बहुत अच्छा हुआ था, वो बहुत सराहना मिली थी। तो वो श्रेय GS चन्नी को जाता है। लेकिन यहाँ रंजीत कपूर परेशान थे और उन्होंने जो पत्नी से कहा कि मैं 3 साल हम बैचमेट थे, मैं जानता ही नहीं कि वो कैसा अभिनेता क्या है, और मुझे बड़ा। तो पंकज कपूर ने उससे कहा कि रंजीत, अगर कश्यप किसी भी रोल में सूट करता है, आंख बंद करके तुम उसको रोल दे सकते हो। क्योंकि पंकज कपूर ने और मैंने, जब हम सेकेंड ईयर में थे, तो नादरा ज़हीर बब्बर जी ने एक नाटक डायरेक्ट किया था, जस्मा ओडन। उसमें नायक और रंगला, हम वो भूमिका पंकज और मैं निभाते थे। तो हमने बहुत हिमाचल में बहुत शोज़ किए थे उसके, और सारी रिहर्सल भी शिमला में की थी। तो मुझे एक अभिनेता के तौर पे पंकज अच्छी तरह से जानता था। पंकज आज भी, मतलब कभी भी जब कोई प्लान करते हैं, सबसे पहले कश्यप, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, यू हैव टू बी, सो यू नो, हैव दैट काइंड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल एडमिरेशन। या तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो रंजीत ने मुझे फिर मीरा कास्ट किया, और जिस दिन वो नोटिस बोर्ड पे लगा तो मैंने देखा भी नहीं, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे कोई बड़ा रोल मिलेगा। तो मैं जा रहा था तो के रैना ने पीछे से मुझे पकड़ के खींचा और कहा कि तुमने नोटिस बोर्ड देखा? मैंने, क्या हुआ? तो ही थॉट कि मैं शायद एक्ट कर रहा हूँ। ही सेड, यू डिडंट सी द नोटिस बोर्ड? आई सेड, नहीं। तो मुझे ले गए वो पकड़ के नोटिस बोर्ड पर दिखाया, पीर अली, के रैना, अमीर अली, विजय कश्यप। आई कुडंट बिलीव, आई जस्ट कुडंट बिलीव फॉर अ फ्यू सेकेंड्स कि मैं देखता रहा उसको, एंड के जस्ट हग्ड मी टाइट। ही सेड, कंग्रेचुलेशंस कश्यप, वी हैव गॉट ब्यूटीफुल रोल्स टू प्ले। वो शुरुआत थी। जब लोगों ने भी देखा तो लोगों ने इतनी सराहना की, और इतना फिर कभी पीछे देखने का या पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं आया। मुझे 2011 में उसके करीब 34-35 साल के बाद बेगम का तकिया फिर से हो रहा था स्कूल में, रंजीत कपूर कर रहे थे। तो मुझे डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का फ़ोन आया था। आई वाज शूटिंग इन श्रीनगर विद के रैना, कि आप आ सकते हैं, हम ये जो जनरेशन है इसको दिखाना चाहते हैं कि आपने अमीर अली सौदागर कैसे किया था। आई कुडंट कम, बट दैट वाज अ ग्रेट ऑनर। तो हालांकि रंजीत चाहते थे कि के और मैं दोनों शुरू के 1-2 शो करें, लेकिन अब वो जवानी के अमीर अली का था
एंड 50s में करना बहुत मुश्किल हो जाता। कोशिश की जा सकती थी, बट दैट वाज अ ग्रेट ऑनर। तो एक तो चीज़ आपने स्क्रिप्ट बताई, और बताइए कि कैसे आप करते हैं, कि आप दूसरा आदमी बनते कैसे हैं हमको? वो एक प्रोसेस, हर आदमी का अपना प्रोसेस है। मेरा प्रोसेस है, बहुत से अभिनेता ऐसे हैं जिनका प्रोसेस दिखाई दे जाता है। एक वॉइस एंड स्पीच ट्रेनिंग की बहुत बड़ी टीचर हैं सिसिली बैरी, इंग्लैंड से। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई स्पीच के बहुत कमाल के स्पीच के ट्रेनर्स हैं वॉइस एंड स्पीच के। तो सिसिली बैरी भी ये कहती थी कि उनकी किताब है एक्टर एंड द टेक्स्ट। समझ में आता है कि अलकाई साहब क्यों बार बार इस चीज़ पे जोर देते थे कि बार बार स्क्रिप्ट को पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्ट को पढ़ो, क्योंकि जिस दिन एक्टर एंड द टेक्स्ट बिकम वन, द गैप बिटवीन द एक्टर एंड द टेक्स्ट डिसअपियर्स। तो मेरा तरीका यह है कि आप इतना आत्मसात कर लो टेक्स्ट को कि वो आपको राइटर का लिखा हुआ नहीं लगे, बल्कि आपकी अपनी कल्पना का हिस्सा बन जाए। और फिर एक जुनून होता है, एक थोड़ा सा पागलपन तो होता है। कहते हैं ना कि मजमे में चलने वालों की जान बख्श दी गई, मुजरिम वही बना जो अकेला सा लगे है। ये रंजीत कपूर साहब की मदर का शेर है। तो हम एक्टर थोड़े से तो अलग लाइन पे चल के सोचने वाले होते हैं। तो मेरा तरीका यह है कि काम करते रहो और किसी दिन आपको एक ऐसा साक्षात होता है कि आपको दिखाई देने लगता है वो, कि वो कैसे चलता होगा, कैसे बोल। इसीलिए मेरे जितने पात्र हैं आज तक सब में अलग मिलेगा आपको, क्योंकि मैं पहले से तय नहीं करता कि मैंने स्पीच का पैटर्न नहीं बनाया है। मैं जो नेचुरल, स्वाभाविक या स्पॉन्टेनियस जो है उसको अहमियत देता हूँ, लेकिन उसमें भी काम होता है ज़रूर। लेकिन तैयारी नहीं दिखनी चाहिए। तो मैं पूरा होमवर्क इस तरह से करता हूँ कि पूरा समझता हूँ चीज़ को, उसको अपने अंदर जितना आप ले सकते हैं ले लिया। मैं मेथड एक्टर्स में से नहीं हूँ कि आप 24 घंटे वैसे बन के जिएंगे या वैसी आवाज़ करके या वैसा वो करके करेंगे। I experience that moment and leave it. And then wait for that character to come and talk to you. And it happens that आपका आत्मसात होता है उस कैरेक्टर के साथ, आपके डायलॉग चलता है उसके साथ, उसमें आपको वो कैरेक्टर दिखने लगता है कि कैसे चलता होगा, इसके जेस्चर्स क्या होंगे, ये ऐसा जेस्चर करेगा या नहीं करेगा, या इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ जो सिखाई नहीं जाती है वो होता है साइकोलॉजिकल जेस्चर। इस कैरेक्टर का साइकोलॉजिकल जेस्चर क्या है, वो अगर सारी चीज़ें मतलब जो बाकी टेक्निक्स हैं उसके साथ अगर साइकोलॉजिकल जेस्चर भी आपकी पकड़ में आ जाता है तो आप एक सफल अभिनेता बन सकते हैं। मशहूर होते हैं या नहीं होते वो नहीं, लेकिन आपका जो प्रयास है वो सफल ज़रूर होगा। तो मेरा तरीका यह है कि मैं उसको कैरेक्टर को इतना समझने की कोशिश करता हूँ कि आप उसके साथ जब चाहे हाथ में ला सकते हैं, जब चाहे उसे लताड़ सकते हैं, जब चाहे आप उसको कह सकते हैं जा अभी तो बात करने का मन नहीं है। तो एक उसके साथ ऐसी दोस्ती कि नाउ टेल मी, ये सीन है, ये डायलॉग्स हैं, क्या करूं, विल यू बिहेव लाइक दिस। तो आप अपनी इमेजिनेशन में जाते हैं उसके साथ, उसके साथ चलते हैं आप इमेजिनेशन में। ऐसा ही है कि अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, फिर ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। तो एक्टर के साथ उसका कैरेक्टर चलता है, जो कैरेक्टर वो निभा रहा होता है। एंड आई थिंक हम अभिनेता लोग बड़े खुशनसीब हैं कि एक ही जिंदगी में हमें इतने सारे पात्रों को, इतने सारे किरदारों को जीने का मौका मिलता है। वरना जो आम आदमी है, आम आदमी से मेरा मतलब कि जो हर इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन हम कितनी जिंदगियां एक ही जिंदगी में जी लेते हैं। ये मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड ने पूछा था, इसे नानू व्हाई डू यू एक्ट। मुझसे कभी आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं पूछा गया था। मैं 70 साल का होने को आया,
कभी किसी ने नहीं पूछा व्हाई डू यू एक्ट. दैट बॉय आस्क्ड मी, नानू व्हाई डू यू एक्ट? It's a very intelligent question. Then I gave him this answer. Because I get to live so many other lives in one life. That's why I act. तो ये तो बहुत दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही. एक तो स्क्रिप्ट को गौर से पढ़ना, बार बार पढ़ना, और कैरेक्टर का जो साइकोलॉजिकल जेस्चर, दो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं ये. लेकिन अगर बाद में तो टेलीविज़न और फिर सिनेमा, जिसमें एक्शन और कट के बीच में आपको कुछ करना होता है, और लंबा समय आपका थिएटर जिसमें एक्शन कट तो नहीं होगा, उसमें आपके बहुत सारे को एक्टर्स होंगे, एक स्कीम ऑफ थिंग्स के बीच में आप स्टार्ट, मिड और एंड करेंगे. फिर भी आप अपने वाचिक को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को और आहार्य वगैरह जो बातें कही जाती हैं, उसको आप कैसे, जैसे मेरा ख्याल आप ही के कलीग और दोस्त जोसलेकर ने जैसा आपसे कहा कि मुंह तो खोलो लेकिन बोलो मत. ये क्या बात है? ये थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ ये बात आपसे. ये किस्सा बहुत लंबा है, तो मुख्तसर करके बताता हूँ उसको. कि मनु भंडारी जी का नावल महाभोज पे अमाल अलाना नाटकीकरण करवा के मनु जी कर रही थी. वो नाटककार नहीं है, वो लेखक हैं, उपन्यासकार हैं या कहानीकार हैं. तो हमारे यहाँ मिलजुल के काम करते थे. तो हमारे देखिए सुरेखा जी, उत्तरा जी, राजेश विवेक, के रायना, मैं, प्रेम मटियानी, हम सब लोग लिटरेरी कमेटी में होते थे. हम लोग बहुत नाटक आते थे तो हम लोग पढ़ के उनकी छटाई भी करते थे कि नहीं ये नाटक हमको नहीं. जैसे बलवंत गार्गी साहब के साथ एक बार झगड़ा हो गया था बहुत. वो एक नाटक लेके आए थे जिसपे उन किताब भी है, द नेकेड ट्रायंगल, उस पर उन्होंने नाटक भी लिखा था. वो लेके आए थे और उन्होंने कहा कि रेपर्टरी कोई करना चाहिए. उन्होंने उसकी रीडिंग की और जब हम पहले पढ़ चुके थे और हमने उनसे कहा नहीं, इसमें कोई संभावना नहीं है रंगमंच के लिए. ये बड़ा व्यक्तिगत सा एक वो है और ये व्यक्तिगत उस पर ही समाप्त हो जाएगा. उनको बहुत बुरा लगा. तो पर लेकिन कमेटी बनाई हुई थी. तो मनु भंडारी जब एक करके लाती थी कुछ चेंजेस, तो हम कहते थे मनु जी ये ठीक नहीं, अभी हमको वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर दूसरे सीन में कुछ चेंज किया तो 10वें सीन में भी उसका रेफरेंस आएगा, 6ठे में भी आएगा, 7वें भी आएगा. तो उनको बहुत चेंजेस करनी पड़ती थी. करीब 9 महीने लगे थे स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने में. तो एक बार मनु जी बहुत गुस्सा हो गई, तो कहने लगी गुस्से में कि 9 महीने में तो एक बच्चा और पैदा कर देती. मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा होता, देश को एक और साहित्यकार, कहानीकार मिल जाता. तो बहुत भला बुरा कहती थी. लेकिन जब पहला ही शो हुआ तो वो जार रो रही थी और माफ़ी मांगे जा रही थी. मुझे माफ़ कर दो, आप लोग माफ़ कर दो मुझे, मैंने बहुत भला बुरा कहा आप लोगों को. वाकई आप सही थे, आप लोग नाटककार हैं, मैं उपन्यासकार हूँ. ये जो आपने पूछा कि जोसलकर ने मुझे दिया था, कि मनु जी ने 2-3 दिन पहले, शो से 2-3 दिन पहले हमने उनको कहा मनु जी ये जो एंड है कैसे करेंगे इसको. तो उन्होंने 2-3 पेज की एक स्पीच लिख के भेजी थी कि मैं उसमें सूत्रधार कम महेश स्कॉलर का रोल करता था. तो उन्होंने कहा कि ये स्पीच बोलिए आप. मनु जी 2.5-3 घंटे बैठ के लोगों ने सब कुछ तो देखा है, इसको बोलने की क्या ज़रूरत है. तो जोसल ने मुझसे कहा था, एसपी जोसालकर ने, कश्यप सही कह रहे हो, कुछ मत बोलो, सिर्फ अपने जो नरेटर का कोना है उस लाइट के नीचे जाओ और मुंह खोलो और कुछ मत बोलो. तो अमाल अलाना शो से 15 मिनट पहले हम कह रहे अमाल प्लीज़ करेंगे, कुछ करेंगे. 15 मिनट बचे हैं शो शुरू होने में, मुझे पता नहीं है नाटक का एंड क्या होगा, ये होगा. मैंने कहा कुछ सोचा है, आप देख लीजिए. और ऑडियंस बाहर आ चुकी थी. मैंने कहा मैं यहाँ जाऊँगा, जब ये सीन हो गया मैं यहाँ जाऊँगा, खड़ा होऊंगा, मैं बोलने जाऊँगा कि, उसके बाद मैं पूरी ऑडियंस को देखूंगा, डू यू रियली वांट मी टू स्पीक.
आपने सब तो देख लिया है। राजनीति का नंगा नाच जो आज भी हमको देखने को मिलता है जिंदगी में, जी। वो आपने देख तो लिया है। अब मैं क्या बोलूं? And Amal says, Kashyap, I don't know whether it will work or not, but I think Vijay, it's working. और हमने वो किया। तो इसमें ये था कि सुरेखा जी, उत्तरा जी, इतनी महान अभिनेत्रियां, मनोहर भाई, राजेश विवेक, ये लोग कभी छोटी भूमिका भी होती थी तो उसमें इतना रिहर्सल करते थे, इतना प्रयत्न करते थे, इतनी मेहनत करते थे और इतनी जान डाल देते थे कि छोटे पात्र को भी वो अपने काम से ऊंचा कर देते थे, बड़ा बना देते थे। हम ईगो के साथ काम नहीं करते थे, जो आजकल अब ये टेलीविजन और फिल्मों की वजह से ये हो गया है, मैं। हम लोग मैं करके थिएटर नहीं करते थे, हम लोग हम करके थिएटर करते थे। लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई दिस। तो वो एक कमाल का समय था। नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बात कही भी गई है और बड़े बड़े अभिनेता, चाहे वो भारत में या विदेश में, मानते हैं इस बात को कि अभिनेता के लिए सबसे कठिन काम होता है कि वो कुछ ना करे। मतलब अपने उस गिवन स्पेस में क्या वो कुछ ना करके भी कुछ कर सकता है। अब आप कह रहे हैं छोटी छोटी भूमिकाओं को भी, ये जैसे राजेश जी वगैरह का नाम आपने लिया, कितनी मेहनत करते थे और देखने के लिए हो सकता है कि वो जो उनका कंज्यूम टाइम है वो कम हो और वो कई बार कुछ ना करके भी कुछ ऐसा कर देते हैं। खुद आपको भी याद है कि आपने जब रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में जो रोल किया, उसमें भी करने के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा वर्बोस आपके पास कैरेक्टर नहीं था, बहुत सारी सिचुएशंस नहीं थी, लेकिन आपको एक गिवन फ्रेम में कुछ ऐसा कर देना था। तो वो बहुत चुनौती होती है कि आप क्या करें, अपने हाथों का क्या करें, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस का क्या करें, आप माने क्या करें ऐसा। जो आपने कहा हाथों का क्या करें, 95% एक्टर्स की तो प्रॉब्लम होती है ये। हाथ कहाँ रखें, जेब में रखें, यहाँ रखें, वहाँ रखें, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती हो, लेकिन बहुत से एक्टर्स की ये प्रॉब्लम है, हाथ कहाँ रखें। दूसरी आपने एक बात की, बहुत इंटरेस्टिंग बात की, आपने दूसरी तरह से कहा, मैं उसको कहता हूँ कि जो एक्टिंग में जो साइलेंसेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप बिना कुछ बोले क्या कर रहे हैं, या अगर आप सुन भी रहे हैं तो कितनी गौर से सुन रहे हैं और क्या चीज़ आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो आपकी आंखें बता देती हैं। आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। एटनबरो साहब की नज़र कमाल की थी, बड़ी पैनी नज़र थी उनकी। अब इत्तेफाकन मेरा माथा और मेरा नाक नारायण आप्टे से मिल गया, तो उन्होंने हमारे बहुत 3 नाटक देखे थे हमारे, सैया भाई कोतवाल, बेगम का तकिया, बन्नम वन, बीवी कारण जी का डायरेक्ट किया हुआ यक्षगान शैली में। और हर नाटक के बाद वो आते थे बैक स्टेज, हम मिलते थे हमें, और कई बार तो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो या वो उसको माथे पे चूम भी लेते थे बिना जाने हुए। मुझे भी उन्होंने एक बार शो के बाद वो आए, मुझे माथे पे चूमा और कहा विजय ब्रिलियंट, और बड़ी वार्मली हाथ पकड़ के, और वो तब मुझे नहीं पता था जो माथा इन्होंने चुमाया वो मेरा नहीं, नारायण आप्टे का चुमाया। एनीवे, तो मुझे उन्होंने नारायण आप्टे में कास्ट किया और मुझे बोल दिया पहले ही, विजय आई एम सॉरी, आई डोंट हैव अ बिग रोल फॉर यू, आई हैव सीन योर प्लेस, आई विश आई हैड अ बिगर रोल फॉर यू, बट योर फोरहेड एंड योर नोज रिजेंबल सो एंड सो। तो उन्होंने मुझे कास्ट किया उसमें। तो पहला ही जो सीन था कि हम रिक्शा से आ रहे हैं, यहाँ बता दें अपने देखने वालों को कि हम फिल्म गांधी की बात कर रहे हैं। फिल्म गांधी जी। तो पहले ही शॉट में जो हमारा था उसमें विष्णु करकरे और मैं, हम रिक्शा में आ रहे हैं। तो अब क्या करें, जैसा आपने कहा कि है, था तो कुछ नहीं, और नाथुराम गॉडसे के साथ हैं, अब पता भी नहीं लगना चाहिए कि हम लोग साथ में हैं, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, वो एक सारा रहना चाहिए, एक सतर्कता रहनी चाहिए। तो मैं जैसे बीइंग अ हिंदुस्तानी, हम जाते हैं कई बार होता है कि शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो जो भी चाहिए रखो, चलो ठीक है ठीक है।
तो मैं कुछ पैसे निकाल के ऐसा ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, और फिर मैं रिक्शा वाले को सारे पैसे दे देता हूँ। वो कहता है इतना। ये भी रिचर्ड एटनबरा साहब ने नोट किया, और वो आए रिहर्सल के बाद, विजय व्हाट आर यू डूइंग? तो मैंने कहा रिचर्ड सर वो दिस आई एक्सप्लेन टू हिम, आई लाइक इट। फिर उन्होंने मेरे कोट की तरफ देखा, एंड ही सेड इट्स नॉट द सेम जैकेट। No, it's not the same jacket which is there in the pictures. I said, call Bhanu Athaiya. तो भानु जी को बुलाया गया, एंड द वे रिसर्च वक्त थी उनकी, उनका भानु आई डोंट थिंक there's something wrong with this jacket. You know, it's the same jacket. No. किताब मंगवाई गई, किताब आई तो देखा कि जो चेक्स मुझे दिए गए थे वो थोड़े बड़े थे और किताब में छोटे चेक्स थे। ट्वीट जो कोट था तो चेक्स छोटे थे। तो उस दिन वो शूट नहीं हो पाया था बिकॉज बादल थे, तो शूटिंग नहीं हुई थी उस दिन। उसी दिन खान मार्केट में कोट बन के दूसरे दिन सुबह नया कोट आया था, तब वो उन्होंने किया था। मतलब इतनी बारीकी थी उनकी। तो रोल में कुछ इतना बड़ा करने के लिए नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पोजीशनिंग करते थे और ये करते थे उसमें एस्टैब्लिश कर दिया था। एंड मेनी पीपल व्हेन दे सी द फिल्म दे से ओ यू वर इन गांधी। तो इतने छोटे से रोल के लिए भी लोग पहचान लेते हैं, तो इसमें डायरेक्टर की महत्ता है कि जो भी निकल के आ सका। फिर भी बताइए कि अभी भी वहीं पर सवाल है कि क्या ऐसा क्या होता है, क्या कर देते हैं मतलब छोटे से फ्रेम में या मतलब एज एन एक्टर आप के मज़ा आ जाता है जिसे कहते हैं। See, I think you have to be very honest to the text. You have to be extremely sincere and honest to the given situation. And if you are in it, see, acting में ये नहीं कि आपने एक सेकंड ये किया और बीच में आपका दिमाग कहीं हो गया, नहीं। You have to, जब आप कोई और पात्र कर रहे हैं तो आपको उसको जीना पड़ता है, उसके साथ सांस लेना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है। ये नहीं कि 2 कदम तो विजय कश्यप चले और 2 कदम वो पात्र चल रहा है, नहीं। ये नहीं कि विजय कश्यप चेंज हो जाता हूँ, मैं कुछ और हो जाता हूँ, लेकिन विजय कश्यप को मैं थोड़ी देर के लिए उसमें ढालने की कोशिश करता हूँ, ताकि जितनी देर मैं वो पात्र कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अपने बारे में थॉट्स नहीं आते। थॉट तो यही रहता है कि विजय कश्यप, ये तो समस्या है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। ये मैं की ही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो वो तो रहेगा आपके साथ, लेकिन आप जो पात्र कर रहे हैं उसके साथ आपकी कितनी ईमानदारी है, आप उसको कितनी ईमानदारी के साथ सोच रहे हैं, निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अहम हो जाता है। तो थोड़ी देर पहले आपने विजय जी ये बात कही कि आपने अपनी स्पीच का कोई एक ख़ास तरीका, एक ख़ास स्टाइल नहीं बनाया, मतलब जिसको आप कहना कि उसमें आप फिक्स जैसे नहीं हो जाना चाहते कि विजय कश्यप ऐसे साउंड करता है, ये नहीं, बल्कि आपने हमेशा उसको कैरेक्टर के साथ ही रखा। अपने किए हुए नाटकों या किसी भूमिका में से कोई डायलॉग अगर आपको याद आता हो तो हमारे लिए इस वक्त यहाँ, हालांकि स्टेज पर करना तो खड़े होकर और को एक्टर्स के साथ होता है, लेकिन कुछ याद आता हो तो। ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाता हूँ ये, क्योंकि नाटक इतने किए हैं और ऐसे में मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, आपको संगीत में भी बहुत दिलचस्पी है, हम देखते हैं जैसे कि शुरू में तो आप अपने बचपन के उस प्ले के गाने को भी आपने शुरू में थोड़ा सा गा के बताया, लेकिन आपकी कारंत जी के साथ भी काफ़ी कहिए कि जमी, क्योंकि संगीत में आपकी दिलचस्पी थी और उनके संगीत यानी उनके नाट्य संगीत में आपकी बहुत दिलचस्पी थी। तो कुछ गा सकते हैं आप हमारे लिए? वो याद तो नहीं है मुझे, आई एम नॉट अ सिंगर, नॉट अ ट्रेन सिंगर, बाथरूम सिंगर, तो वैसे भी रियाज की और ज़रूरत होती। तो लेकिन कारंत जी का एक किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि वो कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और जब भी कभी लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं ना तो परफ्यूम्स लाएंगे, कपड़े लाएंगे, ये लाएंगे, तो कारंत जी पता है क्या लाते थे? कारंत जी
LPs, कैसेट्स, म्यूजिक से कंसर्न जो चीज़ें होती हैं वो लेके आते थे, किताबें। उनकी कमाल की म्यूज़िक लाइब्रेरी, बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक लाइब्रेरी थी जो मुझे देखने का अवसर मिला था। और मैंने एक बार उनको 3 कैसेट्स, हम कांगड़ा में एक वर्कशॉप कर रहे थे, कारंजी म्यूज़िक के लिए आए थे, मैं सेट डिज़ाइन सिखाने के लिए गया था, स्टेज क्राफ्ट। तो मैंने 3 कैसेट्स ख़रीदी थी बॉम्बे में एक कॉन्सर्ट के बाद, क्लासिकल कॉन्सर्ट के बाद। तो विनय मुद्गल जी की 102 बंदिशें, उसमें हिंदुस्तानी 102 बंदिशों का वो कलेक्शन था 3 कैसेट का। मैं क्या कारन जी को क्या दूं? तो मैंने वो कैसेट में, कारन जी ये, वो बच्चे की तरह खुश हो गए, कश्यप तुमने कितना अच्छा तोहफा दिया है। और उन्होंने पूरे स्कूल में आके, नेशनल स्कूल ड्रामा में लोगों को दिखाया, कश्यप ने मुझे कैसेट्स प्रेजेंट किए हैं, कश्यप ने क्लासिकल की 102 बंदिश का सेट है, मुझे कश्यप ने प्रेजेंट किया है। मैं जब उन कांगड़ा में था उस वर्कशॉप के लिए, तो मुझे उनका वर्णम वन का निर्देशन था, तो काम तो किया हुआ था, यक्षगान शैली में था वो, तो म्यूज़िक का तो पता था कि। तो तब मैं उनकी क्लासेस में बैठता था जो बच्चों के साथ करते थे। एक बच्चे को ना सेट डिज़ाइन का कोई एक नाटक तक नहीं पढ़ा हुआ था उन लोगों ने उस वर्कशॉप में। मैंने पहला नाटक उनको पढ़ाया, और उन बच्चों को उन्होंने 4 दिन के अंदर अंदर ग्लास, चम्मच, थाली, ये पत्थर वत्थर, टीन वीन, ये वो, इन चीज़ों से म्यूज़िक करवा दिया था अंधेर नगरी चौपट राजा का। तो मैं बैठता था, तो मुझे कहते, कश्यप तुम क्यों बैठे? मैं सर लेट मी लर्न, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो करते करते अंधेर नगरी चौपट करते करते उन्होंने सारे लोगों को म्यूज़िक में इन्वॉल्व कर दिया, और सबने कोई चम्मच कड़छी से कुछ कर रहा है, कोई इससे बजा रहा है, कोई पत्थर ले आया, कोई ये ले आया, जो जिनको जिस चीज़ से भी साउंड निकल सकता है वो ला के उन्होंने रिदम और साउंड क्रिएट कर दिया। तो दैट वे ही वाज अ जीनियस ऑफ म्यूजिक इन थिएटर। सिमिलरली वनराज भाटिया, उनका जो म्यूज़िक, आपने म्यूज़िक की बात की, तो ये मैं समझता हूँ, आई डोंट नो उसकी रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। 1974 में जब हमने शो किया था जनवरी के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में, अंधा युग का, तो वनराज भाटिया जी ने म्यूज़िक दिया था और मैं कोरस में था। आप यकीन करेंगे कोरस में और कौन कौन लोग थे? मनोहर सिंह जी, उत्तरा जी, सुरेखा जी, ममता गुप्ता, नेम अ पर्सन देवर देयर। हमारे बैच के बहुत लोग थे कोरस में। तो 16 लोगों के उन्होंने 4 ग्रुप बनाए थे और 4 ऑक्टेव्स थे। अब इनके पास अलग ऑक्टेव है, इनके पास अलग है, इनके पास अलग है, इनके पास अलग है। 16 के 16 लोग कभी 4 ऑक्टेव अलग से बजते थे, चलते थे। कभी 1 ऑक्टेव आ रहा है, कभी 2 आ रहे हैं साथ में, कभी 3 आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं, कभी 1 आ रहा है। ये जो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन करके उन्होंने जो म्यूजिक किया था उसको, दैट वाज टू मच। आई मीन, आई थिंक इट्स लाइक can be a lesson for theatre generations to learn music from. और पुराना, इमेजिन कीजिए, पुराना किला के एटमॉस्फेयर में, उस पुरातन इमारत में जब वो गूंजता था, इतने एक साथ लोग, 16 लोग और 4 लोग और 6 लोग, 8 लोगों ने डिवीजन जो किया हुआ था, लाइन लाइन, शब्द शब्द का, विदाउट नोइंग द लैंग्वेज। इट वाज अ पारसी। हमसे पूछते थे, यार ये तिमिर तिमिर क्या होता तो कहते, वरनाथ जी अंधेरे को बोलते हैं। यार तुम्हारा ये हिंदी मेरा समझ में, मैं बाबा के समझ में नहीं आता है पारसी बाबा। बट द म्यूजिक ही गेव वाज आउटस्टैंडिंग। सो म्यूजिक में रुझान तो रहा, शुरू से रहा, बिकॉज मेरे फादर भी क्लासिकल थोड़ा बहुत सीखा हुआ था उन्होंने। तो वो जब तैयार हो रहे होते थे सुबह तो गुनगुनाते थे कुछ ना कुछ, तो मैं उनको सुनता था, मुझे अच्छा लगता था। कई वो पूछते भी थे, क्या वाई यू फॉलोइंग मी, क्या पीछे पीछे यार, क्या क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? मैं नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है जो आप गाए।
फिर अब तो ये है कि आई लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक एवरी डे। दैट्स लाइक माई, वो मेरी आत्मा की खुराक है। वो सुने बिना आई गो टू कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, dance recitals, classical dance recitals, and I've seen some outstanding works. People do, this country is full of talent. So much talent is there in this country, and so much variety is there of arts in this country, of music, because of various regions. तो भरतनाट्यम, और ये तो चलो आप मान लीजिए कि 4-5 जो फॉर्म्स हैं, नोन फॉर्म्स, बट देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम, सो मच टू एंजॉय फ्रॉम। फिर भी कुछ अगर गाने का थोड़ा एक दो बाथरूम टाइप का ही कुछ। शिव बटालवी का एक दो लाइनें उसमें, 10 पतरी वाले आवेख मेरे हथ विच विंगियां लिकां, मेरे दिल दा महरम आवेगा, जां हाली होर उड़िकां, 10 पतरी वाले आवेख। पतरी वाले मेरे हाथ में देख के बता, मेरे हाथ में कितनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं। मेरे दिल का महरम आएगा या नहीं आएगा, या अभी और इंतज़ार बाकी है, उड़ीका ने। वैसे किसका गाया हुआ है ये? रेशमा जी ने भी गाया है इसको। इसको बड़े प्यार से गाया करते थे शिव बटालवी। कभी कभी गाते थे वो, उनका भी गाया हुआ है। बाद में काफ़ी सिंगर्स ने इसको गाया, पर रेशमा जी का मशहूर है ये। तो विजय जी, हम लोग बातचीत के करीब करीब आखिरी हिस्से में पहुंचने वाले हैं। ये जो थिएटर और फिर उसके बाद टेलीविज़न और फिर सिनेमा में जो इतना लंबा आपका जीवन गुजरा, जब सब चीज़ों पर आप एक नज़र डालते हैं तो अपनी ज़िंदगी के अनुभवों का एक निचोड़ क्या पाते हैं कि जीवन जो जिया वो कैसा जिया? बहुत ही हसीन। उतार चढ़ाव ये तो नेचर का हिस्सा है। अच्छा बुरा, मतलब अच्छे है ना कि अच्छे दिन भी नहीं रहेंगे हमेशा के लिए और बुरे दिन भी नहीं रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये उतार चढ़ाव है, ये मोड़ हैं, ये दाव पेश हैं जो ज़िंदगी में चले ही रहेंगे। हाँ, ज़िंदगी में थिएटर का जो सफ़र था, और वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रंगमंडल के समय, पहले विद्यालय में जो अलकाई साहब से सीखने को मिला, उसके बाद जो रंगमंडल में 5 साल काम किया, वो एक बहुत स्वर्णिम समय था मेरे जीवन का। हिंदी थिएटर का तो स्वर्णिम समय था ही, वो मेरे जीवन का भी बहुत महत्वपूर्ण समय रहा है। उसके बाद कुछ फिल्म्स और कुछ सीरियल्स में भी ऐसा अच्छा काम करने, मुल्ला नसरुद्दीन में कमाल का काम, वो बहुत ही अमाल ने जो डायरेक्ट किया था, मनोहर भाई थे उसमें, जोरा सहगल जी थी, रघुवीर यादव, तो हम सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे उसको, क्योंकि सारी थिएटर की टीम थी, तो हम थिएटर की तरह ही उसे कर रहे थे, तो वो एन्जॉयमेंट थी। आई थिंक, मुझे लगता है कि ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि जो भी हाल हो उसमें खुश रहना सीखो, उसका लुत्फ़ उठाना सीखो। अब जैसे अभी आपने एक किस्सा बताया था कि ज़िंदगी पल पल है, या पल इधर है या पल इधर है, तो ये जो पल है इसका आनंद लेना अगर हम सीख लें, और सारे जितने फिलोसोफर्स हैं, चाहे वो आचार्य रमन्ना हो, चाहे मतलब महाराष्ट्र के अनपढ़ थे बिल्कुल, वो निसर्गदत्त, वो मैं आई एम दैट, कमाल की किताब है उनकी, जी कृष्णमूर्ति, ओशो, आचार्य रमन्ना, मतलब सबका आचार्य रमन्ना से तो कभी कोई उनके पास समस्या लेकर जाता था, वो कहता था, वो बोलते बहुत कम थे, को बोलता था कि ये मेरी समस्या ये है, तो वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलते थे, तो कि मैंने समस्या बताई, तो कहते थे इसी में हल है, इसी में हल है। अब सुनने वाला, मैं इनसे पूछ रहा हूँ किस में, वो कह रहे हैं इसी में हल है। और इवेंचुअली देखा जाए तो दुख क्या है, कारण जी भी कहते थे, दुख जब आपका आकाश छोटा हो जाता है या आपकी एक्सपेक्टेशंस, तो वो दुख पैदा करती हैं। सुख क्या है, वो भी आपका अपना बनाया हुआ है। तो सुख दुख से उठकर
आप अगर आनंद लेना शुरू कर दें पल पल का, क्योंकि जीवन तो पल पल ही है, तो पल का आनंद लेना शुरू करें, चाहे वो कुछ भी करें आप, वही जीवन है। एंड आई बिलीव दैट, जैसे नॉवेल्स में आज क्या कि गॉडलीनेस, आई मीन क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। मैं ये मानता हूं कि हर चीज में परमात्मा, हर चीज में वो है, खुदा, ईश्वर, परमात्मा, जीसस, जो भी आप मानते हैं वो सब एक ही हैं। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति का अलग उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को समझना, उससे सतर्क होके, उसके साथ सेंसिटिव होके जीवन का आनंद लेते हुए जीवन को बिताना, वही जीवन है। हालांकि फिर इसमें छोटी छोटी खुशियाँ वैसी भी आ जाती हैं जो सांसारिक खुशियाँ हैं। जैसे कि मेरे स्कूल के प्रिंसिपल कहते थे, अगर कहीं हमारा नाम छप जाए, कुछ नाम हो जाए, मेरा मान लीजिए, तो अखबार को पढ़ते हुए कहते थे कि बचवा हमार लोगन के कमाई का बा, तहीं लगन तो हमार कमाई हवा। भोजपुरी में वो कहते थे कि हमारी कमाई, हमने ज़िंदगी में खाली टीचिंग की, हमारी कमाई क्या है, तुम लोग हमारी कमाई हो। तो मुझे याद आया कि ये जो है ज़िंदगी के बाद जो मशहूर हुए, और फिर वो अपने ही आचार्य इब्राहिम अलकाज़ी के साथ जब टहल रहे थे सड़कों पर, तब ऑटोग्राफ लेने के लिए तो गुरु को छोड़कर चेले के पास सब लोग आए। वो एक छोटी खुशी तो होती ही है अगर देखें। हाँ, गुरु को तो बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे लिए बड़ा वो एम्बैरेसिंग था। उसके कारण ये था कि मैं इतनी महान हस्ती के साथ चल रहा हूँ, जो मेरे गुरु हैं इब्राहिम अलकाज़ी साहब, मैं उनके साथ चल रहा था। ताज होटल बम्बई से हम लोग चलते हुए जहांगीर आर्ट गैलरी आ रहे थे, और ये जो ज़िंदगी ऑन एयर था, 85 की बात कर रहा हूँ। तो उन दिनों ये मोबाइल कैमरास तो थे नहीं कि आप फ़ोटो खींच लो कर लो, तो यंगस्टर्स या जो भी देख पहचान रहे थे वो सब ऑटोग्राफ। मैं आई वॉज फीलिंग एम्बैरेस्ड, और मैं गुरु को देख रहा हूँ, तो गुरु मैंने देखा अलकाई साहब रुक गए और मुझे इशारा किया, तो मैंने ऑटोग्राफ्स वगैरह दिए। और उसके बाद आई फेल्ट वेरी एम्बैरेसिंग कि इतने महान व्यक्ति को, इतनी महान शख्सियत को लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन एक सीरियल करने की वजह से मुझे लोग पहचान रहे हैं। इसके दो पहलू हैं। लेकिन अलकाई साहब ने बाद में मुझे मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, कश्यप, आई एम प्राउड ऑफ यू। हालांकि मैं उनके निर्देशन में कभी एक्टिंग नहीं कर पाया था स्कूल में। मैं उनको 3rd ईयर में उनको बोला था कि सर, आई वांटेड टू एक्ट अंडर योर डायरेक्शन। ही सेड, व्हाई डिडंट यू टेल बिफोर? लेकिन जब अमाल अलाना का बेगम बरवे हुआ था, मनोहर सिंह जी, राजेंद्र गुप्ता जी, मैं और एक हमारे यंग एक्टर, तो अलकाई साहब, मिसेस अलकाज़ी तो हर शो देखने आती थी, और हर शो के बाद वो आके मतलब बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देती थी, बड़ा ईमानदारी से दिए हुए कॉम्प्लीमेंट्स होते थे। लेकिन जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ज़िंदगी का मुझे मिला, वो अलकाज़ी साहब ने बैक स्टेज जब वो आए तो मनोहर सिंह जी को मिले, अमाल से बात की, राजेंद्र गुप्ता जी से बात की, सबसे बात करके वो देख रहे थे। तो मैं कोने में खड़ा हुआ था, एंड ही जस्ट ओपनड हिज आर्म्स, कश्यप, कम हियर। और जिस तरह से उन्होंने मुझे गले लगाया, जिस आत्मीयता के साथ, और मेरे कान में विस्पर किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट वॉज एन अवार्ड फॉर मी। उससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है कि आपके गुरु ने आपकी प्रशंसा की। तो ये एक मतलब उस वक्त जब मुझसे ऑटोग्राफ मांगे जा रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वाकई अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत को, इतनी बड़ी हैसियत को लोग नहीं जानते हैं और मुझे जान रहे हैं। पर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी, और ये बात उन्होंने कॉन्वोकेशन में कही भी, स्टेज से बोली कि आई वॉज वॉकिंग विद माई फ्रेंड कश्यप इन मुंबई, एंड ये हैपन, दिस हैपन, एंड एक्सप्लेन कि क्या हो रहा था। और जिस कन्वोकेशन में आप खुद नहीं पहुंच पाए थे? मैं एक्सीडेंट हो गया था मेरा। क्या हुआ था, मैं मालगुड़ी डेज करने गया हुआ था, तो हमारी गाड़ी पलट गई थी, तो उसकी वजह से मेरा यहाँ हीमेटोमा हो रहा था, इट वाज ऑलमोस्ट
swollen to double, so I couldn't go for the convocation. हालांकि ये भी एक पहलू था जो मैं अक्सर, जो लंबा समय तक एक्टिंग में मतलब एक्ट कर रहे होते हैं सेट्स पे, चाहे वो थिएटर, सिनेमा, टेलीविज़न में, आप कुछ करना होता है आपको, उस करने के बीच के हुए एक्सीडेंट्स पर भी मेरा बहुत कई बार गौर मैंने किया है कि लोगों को काम करते हुए में जो चोटें लग जाती हैं, जैसा कि एक आपने बताया, ये भी एक बहुत कंसर्न का इशू है अगर देखा जाए। अक्सर हो जाती हैं, क्योंकि जैसे एक मालगुडी डेज में मुझे भागना था। अब आपको नहीं पता, आपने भागा नहीं है, सिर्फ ये था कि कैमरा यहाँ है और आपको भागते वहाँ जाना है। लेकिन जब आप वहाँ जा रहे हैं तब पता लगता है कि यहाँ तो पत्थर, ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं, ये सब हैं। हालांकि पहले आपको रेकी करनी चाहिए एज एन एक्टर, वो होमवर्क होना चाहिए, लेकिन कई बार समय की वजह से आपको वो रिहर्सल करने का समय नहीं मिलता या मौका नहीं मिलता, तो उसमें गिरने से अच्छी खासी चोटें लगी थी मुझे और लग जाती हैं। ऐसे ही एक बार एक सागर सरहदी साहब की फिल्म थी, उसमें था कि तो ऐसी चोट लगी थी कि मतलब मेरी आई कुड सी द बोन, मेरे टांग की बोन मुझे दिखाई दे रही थी, मतलब इतना गहरी चोट लगी थी। स्टेज पे भी कई बार गिर जाते हैं लोग। एक बार तो अलकाई साहब का सेट था, वो पूरे का पूरा सेट गिर गया था और फॉर्चुनेटली दांतों डेथ में जो मशीन होती है जिसमें कि वो फांसी देते हैं, सर काटते हैं, वो पूरी की पूरी क्रैश कर गई। फॉर्चुनेटली आसपास कोई नहीं था तो चोट नहीं लगी, लेकिन डर के मारे 30 लोग बेहोश हो गए थे प्रोडक्शन के बीच में, इस शो के बाद। शो के बाद जैसे हिम्मत माई में एक बार क्या हुआ कि एक हथगाड़ी, मनोहर सिंह जी अकेले उस हथगाड़ी को ऐसे रैंप पे प्ले के आखिर में 2.5 घंटा मेहनत करने के बाद वो अकेले उस हथगाड़ी को खींच के ले जाते थे, क्योंकि उसी की कहानी थी, वही जर्नी थी। 6 लोग 7 लोग उस हथगाड़ी को ढकेल नहीं पाते थे उस रैंप पर मिलके, वो अकेले ले जाते थे। और एक बार वो हथगाड़ी ऐसी छूटी और स्टेज से नीचे गिरी 3 फीट नीचे। तो और ये शो कहाँ हो रहा था? ये शो दिल्ली में प्रगति मैदान में। अच्छा। तो हादसे तो थिएटर में बहुत होते हैं, बल्कि कई बार तो हमारे एक्टर्स, एक हमारी एक्ट्रेस है मधु मालती, वो बर्नमन में काम कर रही थी, तो वन ऑफ द डाइन बनी 3 डाइनें थी 3, तो जो मैकबेथ की मशहूर विचेस, तो और डायलॉग भी उनका कमाल का था। दूसरी पूछती है कि कहाँ रही बहनी, तो ये कहती हैं सुअर मारे गई रही। होता ये है कि उन्होंने जब अंधेरे में पोजीशन ली तो ये चश्मा थोड़ा मोटा पहनती हैं, तो इनको पता नहीं लगा कि स्टेज खत्म हो गया, तो ये स्टेज से नीचे गिर गई। धप करके आवाज आई। हम लोग भी बैक स्टेज खड़े थे, एंट्री के लिए खड़े थे। आई यूज्ड टू प्ले बैंको, के यूज्ड टू प्ले मैकबेथ। कोई गिरा तो फिर बड़ी मुश्किल, जब लाइट आई तो इनको पकड़ के ऊपर आए, तो किसी ने पूछा कहाँ रही बहनी की, सुअर मारे कहीं रही। नहीं, थिएटर में बहुत एक से एक मज़ाहिया किस्से हैं, एक से एक एक बड़ा अच्छा याद आया। अनु कपूर, रंजीत कपूर, इनके फादर की नौटंकी कंपनी होती थी, तो गांव-गांव जाके लोग शोज़ किया करते थे। तो इनके एक बुज़ुर्ग होते थे, उनका काम था कि डगा बजाना। तो जब हीरो पिस्तौल निकालता है तो इनका काम था कि उसके साथ उसको सिंक्रोनाइज करना है, कि उन्होंने पिस्तौल चलाई और ये झड़क तो इफेक्ट आता था गोली का। तो अपने ये पर्दे वर्दे के क्यों देके, इनको टाइम होता था तो खाना भी बनाते थे, वहीं रहते थे पीछे टेंट्स में, तो खाना बनाने चले जाते थे। और एक रस्सी इन्होंने वहाँ से पर्दे से बांधी हुई थी और उस रस्सी को अपने यहाँ लगा देते थे, पिन कर देते थे कि जब पर्दा खिसकेगा, चेंज होगा तो इनको क्यों मिल जाएगा, तो आ जाएंगे खाना वाना बनाना छोड़ के और आके ये डगा बजा देंगे। तो एक दिन पर्दा तो चेंज हो गया, लेकिन इनको क्यों नहीं मिला। और हीरो स्टेज पे मतलब निकाल के रिवॉल्वर कर रहा, चला रहा है और आवाज़ आ नहीं रही है। मैं तुम्हें यहाँ से मारूंगा, और जाके दूसरी पोजीशन लेता, मैं तुम्हें यहाँ से मारूंगा, और वो अपने पोजीशंस ले रहा है। नहीं, फिर भी नहीं बजा। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से ऊपर स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे चढ़ के मैं यहाँ से मारूंगा। तब तक ये पहुँच गए थे।
उन्होंने कहा वो तो भूल गया, लग गया था। उन्होंने कहा मैं तुम्हें तलवार से मारूंगा। जैसे उन्होंने तलवार मारने का ये किया, फौरन डगा बचा और गोली की आवाज आई। ऐसे किस्से तो भरे पड़े हैं थिएटर में। मतलब थिएटर में एक ऐसा भी किस्सा देखा है कि आगरा बाजार हबीब तनवीर साहब का चलते शो में एक्टर बदल गया, क्योंकि मास्टर मदन जो रोल कर रहे थे उन्होंने एग्जिट ली एंड ही हैड अ मैसिव हार्ट अटैक एंड ही डाइड इन द ग्रीन रूम। एंड अनदर अंडरस्टडी उन्होंने अगले सीन में, ऑडियंस के लिए पहले तो शॉक था, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझ गए थे कि कुछ हुआ है। शो के बाद हबीब साहब ने अनाउंस किया कि ऐसे ऐसे जो मास्टर मदन जो हैं ही हैज़ एक्सपायर्ड। ये कहाँ पर हो रहा था? ये दिल्ली की बात है। अच्छा, दिल्ली की बात है। तो थिएटर में एक्सपीरियंसेस आर इक्वली थिएट्रिकल। यही है कि इन सारी चीज़ों का लुत्फ उठाना आना चाहिए, गलतियों में भी, चोटों में भी, अच्छे साहित्य में, अच्छे म्यूज़िक में, अच्छे संवादों में। और सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच, जिससे कि आप जो भी करें वो मतलब सुखद हो, देखने वाले को सुखद लगना चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत अच्छा लगा विजय जी आपके साथ बातें करके, और इतना लंबा अनुभव आपका हम लोग जितना भी समेट पाए। हम लोग अब बातें करीब करीब वाइंड अप करेंगे। कुछ और ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और इस वक्त इस लंबी गुफ्तगू के बीच में मैंने नहीं पूछा कोई ऐसा सवाल, तो आप इस वक्त कह सकते हैं, फिर हम लोग इस शो को वाइंड अप करेंगे। नहीं, मुझे लगता है काफ़ी बोल लिया मैं। मुझे लगता है आपने अच्छे सवाल पूछे। मैंने पूरी कोशिश की कि जो मेरा अनुभव है या जो है वो पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ जो भी इंटरव्यू सुन रहे हों उन तक पहुँचे। इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और आपने इतनी तैयारी कर रखी थी, मुझे पता नहीं था कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढी हुई हैं जो जिनका मुझे मतलब इल्म ही नहीं था। नहीं, आपका काम हम लोग शुरू से, जब से मैंने होश संभाला और आपको देखना शुरू किया, तो देखता रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद आता है शायद आपने राग दरबारी में भी हाँ, उसमें भी किया था। शनीचर, हाँ, कमाल का कैरेक्टर था वो। मतलब कि हलवाई की दुकान में झगड़ा हो रहा है लोगों का, तो पैसे को लेके तो इसने तो कह रहा है भैया इन लोगों के चक्कर में मेरी चवन्नी मत भूल जाना। तो तुम्हारी कौन सी चवन्नी, तुमने चवन्नी कब दी? तो बट राग दरबारी भी मतलब दोबारा वो देखने को मिलता नहीं है ना? नहीं, वो किसने बनाया था? सीरियल दूरदर्शन पे था, वो कृष्ण राघव जी ने बनाया था। अच्छा। बट दुर्भाग्यवश वो उतने अच्छे तकनीकी उतनी नहीं समझ या अनुभव या जो भी, वो तकनीकी तौर पे उतना अच्छा नहीं बन पाया था। कृष्ण राघव दिल्ली बेस्ड प्रोड्यूसर हैं कि बॉम्बे? और अभी हैं वो जिंदा? मुझे अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद मेरी उनसे भेंट भी नहीं हुई, और क्योंकि मुझे कहीं लगा था कि वो उस नावल के साथ जस्टिस होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। जस्टिस होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नावल जिसको पढ़ के मतलब आप दोहरे हो जाते थे। हर पेज को पढ़ते हुए, हर संवाद को पढ़ते हुए दोहरे हो जाते थे आप। तो श्रीलाल शुक्ल जी से मुलाकात भी हुई थी, तो कमाल का नावल लिखा था उन्होंने। उसके नाटक भी काफ़ी लोगों ने किए, पर नावल पढ़ने का जो मज़ा था, उसका जो आनंद था, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन काम करती थी। जी। आप इमेजिन करते साथ साथ चल रहे होते थे उसके, तो उसका आनंद अलग था, मज़ा अलग था। तो बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आप हमारे लिए आए। थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू में आज हमारे साथ थे जाने माने अभिनेता विजय कश्यप। प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं guftgu@rekhta.org पर।